जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं घुसना है, क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना है यूपीएससी के लिए। हमें बस ये है कि चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम ब्लैंक हो जाए और हमें कुछ पता ही ना हो। साउंड इंक्रीज कर दो। साउंड स्लो है? अच्छा, एक सेकंड। अभी बताना साउंड कैसा है। अभी साउंड सही होगा ना? एक बार कंफर्म करना। सर्कल वाली सॉइल वाली रिमूव कर दी क्या वीडियो? तो सराज नीस की आवाज़ नहीं आ रही है, उसको एक कमरे में बंद रखा गया अभी। ठीक है, क्योंकि वो बिना आवाज़ के मतलब शोर मचाए बिना वो कोई भी छोटा बच्चा रहता नहीं है, ठीक है, और वो भी उसकी इतनी एज भी नहीं कि उसको शांत किया जा सके, तो इस वजह से उसको भी एक कमरे में बंद करके रखा गया है क्लास की वजह से आपकी, है ना। चलो अभी ठीक है सर, ओके। अभी भी स्लो है? अच्छा, चलो और इंक्रीज करते हैं थोड़ा, इससे ज़्यादा तो नहीं, इतना तो रोज की तरह नॉर्मल रहता है। ओके, तो अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की फार्मिंग, एक तरह से बोलना सही रहेगा, डिफरेंट तरह की जो फार्मिंग्स होती हैं, ठीक है। तो फार्मिंग को इनिशियली हम दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा हो जाएगा हमारा कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, हिंदी में मैं लिख देता हूँ। सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, और कमर्शियल की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। कमर्शियल को बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। नाम से पता चल रहा है कि निर्वाह, निर्वाह का मतलब क्या होता है कि जीवन निर्वाह, यानी कि बस जैसे तैसे चीजें चल रही हैं जीने के लिए। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग में, यहाँ पे कल्टिवेशन से बेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो पहला है हमारा सबसिस्टेंस और दूसरा कमर्शियल। किस बेसिस पे मैंने डिवीजन किया? काफ़ी टाइम पहले जहाँ पे मैं रहता हूँ तो उसके बगल में एक खाली प्लॉट हुआ करता था, ठीक है, और वहाँ पे आज मैं रहता हूँ, लेकिन पहले पहले वहाँ पे हम रहते नहीं थे, ठीक है। पहले वो खाली प्लॉट हुआ करता था हमारे घर के बगल में। वहाँ पे पता हम क्या करते थे? वहाँ पे हम करते थे कि हमने जैसे थोड़ी सी मूली वगैरह लगा ली, ठीक है, थोड़ी सी धनिया लगा ली, थोड़ी सी पालक लगा ली, है ना। एक हमारे उसमें पता है कॉटन का भी पेड़ लगा था, तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे, कॉटन कानपुर में कॉटन, हाँ अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन का पेड़ लगा हुआ था, मुझे अभी याद है। और यहाँ पे वो एक होता है, उसको हिबिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ जल्दी से हिबिस्कस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो कि हमारा एक ऐसा प्लांट है, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मोनाइशियस प्लांट है, जिसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो ये होता है गुड़हल। तो यहाँ पे गुड़हल का पेड़ लगा हुआ था, तो मम्मी इसको पूजा वगैरह के लिए इस्तेमाल करती थी, और भी इस यहाँ पे बहुत तरह के फूल मम्मी ने लगा रखे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो चलो ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ये हॉर्टिकल्चर इसको बोल सकते हैं, हम आगे कल्चर पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे ही काफी लोग क्या करते हैं अपने सिर्फ इस्तेमाल के लिए। ये तो ऐसा था कि भाई फूल लगा ली, कुछ मतलब खाली पड़ा था, तो ठीक है वो हमने गार्डनिंग कर ली थी, तो उसको हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि किसान वगैरह होते हैं तो उनके पास बहुत ही कम जमीन होती है, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा गेहूं उगा लिया, थोड़े से चावल उगा लिए, तो उसमें वो किस लिए ये सब चीजें करते हैं? बस उनका खुद के खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें जो आप खेती करते हो बेचने के पर्पज से नहीं, सिर्फ अपने निर्वाह के पर्पज से अपने लिए करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सबसिस्टेंस। बेचने के लिए करते हो तो कमर्शियल बोला जाता है उसको। सबसिस्टेंस की अगर बात करें इसको फर्दर में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो बोलते हैं इंटेंसिव, फिर एक को बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। टेबल क्या रही है, नेक्स्ट, ठीक है। तो एक तो प्रिमिटिव और दूसरा हमारा इंटेंसिव, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये मैंने किस बेसिस पे डिवीजन कर दिया? कमर्शियल का भी डिवीजन कर देते हैं। कमर्शियल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं मिक्स्ड कमर्शियल फार्मिंग और दूसरे को बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये इसको इंटेंसिव को हिंदी में बोलते हैं गहन, और प्रिमिटिव को बोल देंगे क्या बोल देंगे? आदि में, ठीक है, आदि में निर्वाह। अब प्रिमिटिव और इंटेंसिव में क्या डिफरेंस होता है सर? तो प्रिमिटिव का मतलब है यहाँ पे हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वो खुरपी, जानते हैं सभी लोग इस तरह से होती है वो, है, जानते तो होंगे यार, इतने तो तुम लोग मॉडर्न नहीं हुए है कि नहीं, सब लोग का कुछ ना कुछ गांव का बैकग्राउंड होगा। तो इसको खुरपी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तुम्हारे पता नहीं क्या बोलते हैं, फावड़ा तो यार सबके यहाँ कॉमन ही होता है, आई थिंक सबके यहाँ कॉमन ही बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का फावड़ा होता है, खुरपी फावड़ा, इसे किसने चलाया है बताओ यहाँ पे? तो खुरपी फावड़ा, ये जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, बहुत पुराने टूल्स, उनका यूज करके अगर हम एग्रीकल्चर एक तरह से फार्मिंग, एक तरह से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और वो क्योंकि प्रिमिटिव टूल्स का यूज करें, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, तो उसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस बोल देते हैं। इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंस का नाम ये गहन, गहन निर्वाह खेती, गहन निर्वाह मतलब गहन का मतलब ये है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड। जैसे कि होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मान लो खेत है, ठीक है, ये खेत है, हमारे यहाँ चलता है बीघा बिस्वा, इस तरह से हमारे यहाँ पे चलता है कानपुर में, मतलब कानपुर में आई थिंक डिफरेंट जगह में चलता है, लेकिन आई थिंक बीघा बिस्वा तो जानते होंगे ज़्यादातर जो कानपुर फिर यूपी के लोग हैं। तो मान लेते हैं ठीक है कि ये एक पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ लैंड होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे हैं रामू काका, ठीक है, इंस्पायर्ड बाई पुरानी फिल्म्स। तो रामू काका जी के दो बेटे हैं, एक है छुन्नू, ठीक है, और एक है मुन्नू। तो अब ये है रामू काका की फील्ड पूरी, ठीक है, पूरी। अब ये जो लैंड है ये छुन्नू और मुन्नू में बढ़ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे नहीं बटी, सर ऐसे क्यों नहीं बटी, कोई पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से रोड निकल रही है तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी ना। तो छुन्नू बोलेगा कि फिर हमें, या फिर जिसको रोड की साइड मिल जाएगी महंगी जमीन होगी, तो छुन्नू की ये मान लेते हैं, और ये मुन्नू की जमीन है। छुन्नू मुन्नू के भी कुछ होंगे, ठीक है, मान लेते हैं पुन्नू है, ठीक है, और ये रुन्नू है। और मुन्नू की बात कर लेते हैं तो मुन्नू के मान लेते हैं ये टुन्नू है, ठीक है, और ये सुन्नू है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये फर्दर डिवाइड होगी? तो ये हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं कि लैंड होल्डिंग साइज कम हो रहा है। अब क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, अब छुन्नू के जो बेटे हैं उनको अपनी फैमिली को, जैसे ये पुन्नू है, रुन्नू है, तुन्नू है, सुन्नू है, इन सबको अपनी फैमिली को सर्वाइव करना, इनकी भी फैमिली फिर होगी। तो क्या होगा कि इनको उसी पार्ट ऑफ लैंड में बहुत कायदे से एग्रीकल्चर करना होगा। कायदे से मेरा मतलब उस पर प्रेशर बहुत डालना होगा। प्रेशर डालना होगा से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, हर एक इंच को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा अगर पूरा ढंग से उसको यूज करना है लैंड को। अब यहाँ पे जब पूरा लैंड था रामू काका के पास, तो ठीक है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा था लैंड, प्रेशर मतलब कि एक उन्होंने फसल बोई उसके बाद उसको खाली भी छोड़ सकते थे, सो दैट वो सॉइल अपनी प्रोडक्टिविटी को फिर से रीगेन कर ले, फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, लेकिन यहाँ पे तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव। आई होप समझ गया होगा, ठीक है, समझना खेले, यहाँ पे रटने वाला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो लाइटली लेना, आराम से सारी चीजें याद होती रहेंगी। देन इसी प्रिमिटिव को मैं फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक को बोलता हूँ शिफ्टिंग, याद आया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे नोमैटिक हर्डिंग। नोमैटिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है, जो घुमंतू होते हैं मान लो, घुमंतू,
ठीक है, घुमंतु इनको बोलते हैं नोमैड्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी जैसे टाइप्स इसको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पिछले से पिछले लेक्चर में जहां पे मैंने मानसून पढ़ाया था। कायदे से मुझे इस लेक्चर में इसको डील करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अगली बार इसमें डील कर लिया करेंगे। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन डील कर चुके हैं। इसके सिर्फ हमें डिफरेंट नाम पता होने चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, शिफ्टिंग की अगर बात करें तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप कमेंट बताएंगे। इसमें करते क्या है, पार्ट ऑफ लैंड होता है उसको कट करते हैं, इसको बर्न करते हैं, सो दैट जो एशेस होते हैं, राख होती है, उससे सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। देन एक बार उसमें एग्रीकल्चर किया, फिर किया, सॉइल प्रोडक्टिविटी खत्म, माइग्रेट करके दूसरे पार्ट ऑफ लैंड, वहां पे लैंड को वो कट किया, फॉरेस्ट को स्लैश एंड बर्न। ठीक है, कट करना स्लैश और जलाना बर्न, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसको अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। मैं कुछ आपको ऐसे थ्रो करूंगा, आप जल्दी से बताना। ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है। ये तो गया क्रॉस द वर्ल्ड। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स में किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, बताइए जल्दी से। तो ब्राजील में आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने गए थे, पेड़ों को काटने गए थे, लेकिन आपको रोक लिया गया है। फिर ब्राजील में आपके किसी दोस्त का रोका हो रहा है। रे नाम का एक लड़का था, वियतनाम, रे नाम, ठीक है, वियतनाम। इंडो और पाक के बीच में युद्ध होता रहता है, यानी लड़ाई होती रहती है, लड़ांग। इंडोनेशिया में लड़ांग, श्रीलंका में लोग गोरा छेना खा के गोरा होना चाहते हैं। वेस्टर्न घाट में अक्षय कुमार जो है अपने मुंह सिखा रहा है, कुमारी। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दीपा करके याद किया था हम लोगों ने, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्ता लेके छत पे गई थी तो छत्तीसगढ़ दीपा। राजस्थान बलराज बल्लू मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वॉल्तरे के नाम से जानते हैं। झारखंड में कुरुवा, खंड खंड हो जाता है तो छोटा बच्चा रोने लगता है। नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, तो आप झूम जाते हैं वहां पे जाके, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब कमर्शियल में आते हैं मिक्स्ड और प्लांटेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मिक्स्ड इसमें फार्मिंग समझो, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। मिक्स्ड फार्मिंग में तुम्हें बताता हूँ, तुमने देखा होगा अपने गांव में, फिर तुम में से काफी लोग कर भी रहे होंगे, जैसे हमारे यहाँ पे भी, जैसे हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल है गांव में, तो खेती भी होती है और हमने कुछ ये भी कर रखे हैं, मतलब गाय भैंस ये सब भी पले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल, मतलब एक टाइप है। अब कमर्शियल फार्मिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमने देखा था बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है। बेसिस ऑफ डिफरेंस ये कि बस ये निर्वाह करने के लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई कमर्शियल इसमें पर्पस नहीं कि इसको हम बेचेंगे प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वही लोग कर सकते हैं जो हाई कैपिटल डाल सकते हैं। हाई कैपिटल मतलब कि थोड़ी सी अच्छी खासी जमा पूंजी होनी चाहिए, पूंजी डाल सकें, और हाई लेबर, यानी कि इसमें लेबर भी चाहिए आपको, है ना, कुछ फील्ड में लेबर काम करने के लिए तो चाहिए, तो जो फसल की कटाई करेंगे या फिर गाय भैंसों को देखेंगे, तो वो एग्रीकल्चर, या फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो, जहाँ पे खेती वगैरह भी हो, और उसके अलावा लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, वही गाय भैंस और ये सब, इनको भी पाला जाता हो। जैसे कि गाय भैंस का दूध, दही, ये सब बेच दिया। एग्रीकल्चर में गेहूं चावल जो भी अपने खाने के लिए था वो निकाल लिया। इसमें ऐसा नहीं कि खाने को नहीं रख सकते भाई, खाने को नहीं रख सकते तुम, क्यों, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, तो पूरा ही सेल करना है, नहीं तो तुम सब्सिस्टेंस के अंदर आ जाओगे, तो खाना नहीं उसको, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपने खाने के लिए कुछ रख लिया और ज्यादातर जो पार्ट है आपने उसको बेच दिया, गेहूं चावल जो भी आपने उगाया वो आपने बेच दिया, और प्लस उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, लाइफ स्टॉक भी कर रहे हो। तो उससे होता क्या फायदा क्या होता है कि आपकी डाइवर्स सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। एग्रीकल्चर मान लो अच्छा नहीं हुआ मानसून, या फिर किसी कारण की वजह से पैसे लग गए, फिर कुछ भी हुआ, तो आपका कम से कम लाइफ स्टॉक सपोर्ट कर देगा। लाइफ स्टॉक अगर नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर सपोर्ट कर देगा, तो थोड़ा सा स्टेबल इनकम दे देता है, तभी गवर्नमेंट भी इस पर ज्यादा फोकस करती है। तो ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग। अब बताइए इसको मिश्रित कृषि बोल देंगे। ठीक है, तो पहले ही बताइए, चलो मैं पहले आपको ये प्लांटेशन वाला बता देता हूँ, देन आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा अगर किसी का हो। ठीक है, तो प्लांटेशन पे आ जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब है कि जहाँ पे सिंगल क्रॉप हो, जनरली सिंगल क्रॉप होती है, बहुत बड़े बिग पार्ट ऑफ लैंड में इसको उगाया जाता है, बिग पार्ट ऑफ लैंड में। एंड यहाँ पे एक तरह से या तो फैक्ट्री वहीं पे लगी होगी जो उसको प्रोसेस करेगी, जैसे कि गन्ना है, तो गन्ना आपने खूब सारी फील्ड में बहुत बड़े पार्ट में बो दिया, उसके बाद या तो शुगर मिल आपसे जस्ट कनेक्टेड है, सीधे आपसे कॉन्टैक्ट है, शुगर मिल में सीधे सप्लाई किया और आपका काम हो गया, सीधे पैसा खटाक से आपके मतलब बैंक अकाउंट में। इतना भी खैर आसान नहीं होता, जो लोग करते हैं पता होगा, लेकिन हाँ ऐसी चीजें काम करती हैं। तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, या फिर रबर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, तो ये खाने पीने, टी चाय कोई उगाएगा तो क्या पीने के पर्पस उगाएगा कि भाई चलो चाय बनाएंगे, चाय उगाएंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे, फिर पिएंगे, इससे अच्छा पैकेट नहीं लाएंगे वहां से दुकान से खरीद के। ठीक है, तो ये सब किस लिए की जाती है, टू सेल। ठीक है, तो सिंगल क्रॉप होता है, बिग पार्ट ऑफ लैंड होता है, फैक्ट्री या फिर प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्टेड होती है और वहां पे डायरेक्टली जाता है आपका जो भी रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, कमेंट में बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। वेंडर चेंज क्या हो गया भाई, वेंडर चेंज, वेंडर चेंज क्या हो गया भाई, ये दोहरे पड़ गया क्या, फिर मतलब क्या न्यूज़ आई क्या कुछ वेंडर चेंज को लेकर? क्या हो गया भाई, वेंडर चेंज क्यों स्पैम कर रहे हो? नो डाउट, ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या वेंडर चेंज का कोई न्यूज़ आया क्या? कैश क्रॉप पे भी अभी आ रहे हैं। ठीक है, कैश क्रॉप भी चलो समझा देते हैं। मतलब क्या वेंडर चेंज कुछ आया क्या अभी? हम्म? ठीक है, चलो कोई नहीं, आया हुआ तो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर बिल्कुल ये कैश क्रॉप से ही रिजेंबल करते हैं अगर हम बात करें। और कैश क्रॉप और इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। कैश क्रॉप में भी जो मेन फोकस रहता है दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट। इसमें भी मेन क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट। प्लांटेशन और कैश में एक बस बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक बिग पार्ट ऑफ लैंड होता है, सिंगल क्रॉप होती है, बिग पार्ट ऑफ लैंड एंड सिंगल क्रॉप। कैश क्रॉप में जैसे कि कैश क्रॉप में कई सारे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, सज्जा सजावट वाले प्लांट, तो वो तो बहुत ही छोटे पार्ट, जैसे आप नर्सरी वगैरह में जाते हो तो वहाँ से ऑर्नामेंटल प्लांट्स लेके आते हो, मतलब जो सज्जा सजावट वाले रहते हैं, तो वो भी तो प्रॉफिट के लिए ही वो बेच रहा है ना। तो इस तरह का जो छोटा पार्ट ऑफ लैंड में यूज किया जाता है तो उसको हम कैश क्रॉप बोल देते हैं। ये क्या कैश क्रॉप नहीं है, ये भी कैश क्रॉप है, लेकिन ये जनरली इनको प्लांटेशन क्रॉप के उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना कि कैश क्रॉप क्या और ये क्या। तो कैश क्रॉप क्या होता है, ये आपने उगाया, लोकल मार्केट में सेल कर दिया। प्लांटेशन में क्या है, कोई आपकी एक फैक्ट्री लगी हुई जैसे मैंने आपको बताया अटैच्ड है, और वहाँ पे आपने उसको सेल किया बल्क में। ठीक है, चलो तो अभी आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरह का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज़ करेंगे।
ठीक है, एंड ऑर्गेनिक तरह के पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? कीड़े मारने वाले जो होते हैं, जो पौधों में कीड़े लगते हैं। फर्टिलाइजर जो हमारी खाद होती है, तो इसमें हम क्या ऑर्गेनिक यूज़ कर लेंगे? जैसे गोबर की खाद हो गई, जो गोबर हो गया उससे खाद बनती है ना, ठीक है। और जो गाय का गोबर होता है उससे तो बहुत अच्छा, जो देसी गाय होती है, हाइब्रिड वाली नहीं, जो देसी होती है, तो उसका बहुत अच्छा, जो कि पंच उसमें भी आता है ना, जैसे कि गाय का जो घी होता है, गाय का जो दही होता है, गाय का मूत्र होता है, गाय का जो गोबर होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, पंच उसमें कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो बनता है वो गोबर से बन गया। पेस्टिसाइड की अगर बात करें तो सकता है कि जो गाय का मूत्र होता है, ठीक है, उसका उसका छिड़काव हो गया, या फिर जो भी ऑर्गेनिक तरीके से होता है, इसमें कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल तौर से बना हो। यहाँ पे हम यूरिया तरह का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, और ये काफ़ी प्रचलन में भी है ऑर्गेनिक तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि पूरी तरह से ऑर्गेनिकली उगाई जाती है। यहाँ पे कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, यानी कि बोल सकते हैं जीरो केमिकल्स या फिर जीरो आर्टिफिशियली मेड केमिकल्स। और एक तरह की फार्मिंग होती है ZBNF। ये ZBNF क्या होता है? ये ZBNF क्या होता है? ZBNF होता है आपका, इट स्टैंड्स फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसमें क्या था, आम जिंदगी में क्या होता है? आम जिंदगी में होता है यूरिया ला बोरी भर के डाल दिए, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, DDT और ये जाने सब क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक में क्या है? कोई बाहर से कुछ खरीद के नहीं ला, केमिकल कुछ नहीं खरीद भी रहे तो ऑर्गेनिक भाई गोबर अगर खरीद रहे हैं तो ठीक है, वो ऑर्गेनिक तरीके का फर्टिलाइजर यूज करें, ऑर्गेनिक तरीके का पेस्टिसाइड यूज करें, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इट इज सेइंग कि डू यू गाइस चलो उसको छोड़ो। तो मेन इसमें क्या ZBNF में कि इसमें ना तो नो यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक भी यूज नहीं कर रहे हैं, नेचुरली मेड भी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट डाल दिया सीड, उगो जितना उग सकते हो उगो, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी यूज ही नहीं हो रहा है कुछ। अब आते हैं ये, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इसको बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, टेरेस बनाई गई हैं, टेरेस उस सीढ़ियों में खेती हो रही है, सीढ़ियों में खेती हो रही है, टेरेस फार्मिंग। तो ये हिली एरियाज में प्रैक्टिस होती है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये नहीं करेंगे तो अच्छा पार्ट ऑफ लैंड का यूज कर लेते हैं, और दूसरा सॉइल इरोजन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। बारिश हुई और सोचो ऐसे ढलान की खटखटा के ऊपर की जो टॉप सॉइल है तो वो चली जाती है, वो बह जाती है, और टॉप सॉइल में ही मेन चीजें होती हैं, मेन चीजें तो टॉप सॉइल में ही होती है ना, बारीक चीजें, तो बह जाएगी। टॉप सॉइल हमारी सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। कल हम लोगों ने डिफरेंट सॉइल के हाइजेस पढ़े थे, CBA। ये था कि भाई अनवेदर्ड रॉक थी, देन हमारी यहाँ पे सी में वेदर्ड रॉक आई, थोड़ी सी पार्टली वेदर्ड रॉक, देन ये सब सॉइल थी, देन ए हमारी टॉप सॉइल थी, और उसके ऊपर ऑर्गेनिक लेयर थी O वाली। तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, देन ये देने, और इस तरह से चलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, टेरेसेस बना दिए, एक तो बेटर लैंड का यूज हो गया, प्लस हमने सॉइल इरोजन को भी कम कर लिया। अब आते हैं इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, ध्यान से समझना। इसमें डिफरेंस ये होता है कि सिमिलरिटी पहले समझ लेते हैं। सिमिलरिटी ये कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, दोनों में कॉमन है। डिफरेंस इंटर में आ जाता है इन अ रो फॉर्मेट। मिक्स्ड में क्या है, उठाए बीज और डाल दिए, उगो जहां जिसको जो उगना है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जाना है अभी शाम को ठीक है। तो खैर, तो आपने डाल दिए जल, मतलब कि जैसे भी उगना, जहां उगना उगो। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, इंटरक्रॉपिंग में ये है कि ये है, मान लो कि सीड 1 है, सीड 1 का मतलब है कि एक क्रॉप की सीड है, एक क्रॉप की सीड है, ऐसा नहीं कि एक सीड है, ये क्रॉप 2 की सीड है, देन ये फिर अगेन क्रॉप 1, देन अगेन क्रॉप 2, क्रॉप 1 क्रॉप 2, हमने मान लो कि 2 ही क्रॉप का यूज किया। और क्यों ऐसा किया जाता है? हो सकता है कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करती है काफी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो कि भिंडी का जो पेड़ होता है उसमें कीड़ा लगता है, ठीक है, और एक आई थिंक कोई पेड़ होता है उसमें वो भिंडी में जो कीड़ा लगता है, ठीक है, उसको अपोज करता है। भिंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ लेडी फिंगर वगैरह कुछ बोलते हैं ना शायद। तो वो जो पेड़ होता है जो उस कीड़े को रेजिस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, भिंडी के बगल में उसको लगा देते हैं, भिंडी के पेड़ के बगल में उसको लगा दिया तो उसको रेजिस्ट करेगा। या फिर किसी, जैसे मान लो इसको लगा दिया, तो मान लो इसको छाया चाहिए, तो हमने बड़े बड़े पेड़ इसके बगल में लगा दिए, सो दैट इसको छाया मिलती है, ऐसे रो फॉर्मेट में। तो अगर आप रो फॉर्मेट में लगा रहे हो तो इंटरक्रॉपिंग, इंटर, ठीक है, 1 2 3 ऐसे रो फॉर्मेट में लगा रहे हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग को मिक्स्ड फार्मिंग से कंफ्यूज मत करना। क्रॉपिंग में क्या है कि हमने डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के हमने यहाँ पे सीड्स डाल दी हैं। मिक्स्ड फार्मिंग होती है कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो प्लस लाइव स्टॉक, यानी कि गाय भैंस ये सब भी पाल रहे हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। एक बार सीरियस में फंसा लिया था उसने, काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन पढ़ते हैं, जो हम रबी खरीफ है जिसकी चर्चा कर रहे थे उस पे आते हैं भी, ठीक है। आगे पे आते किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, भिंडी भिंडी भिंडी, ठीक है, लेडी फिंगर बोलते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन देखते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या डिफरेंट तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, जैसे कि आप अभी कौन सा सीजन चल रहा है, चलो अभी छोड़ो, हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जब मानसून आता है हमारे यहाँ पे, आप कमेंट में आप जल्दी से लिखेंगे मानसून किस महीने एंटर करता है इंडिया में, कमेंट में जल्दी से। तो इंडिया में हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था कि जून के पहले हफ्ते में एंटर करता है, जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, दोनों पूरे भारत में मानसून को पहुंचा देती हैं। तो जब मानसून आता है जुलाई के टाइम पे, तो हम जो फसलों को बोलते हैं उसको बोलते हैं खरीफ फसल। खरीफ, 2 चीजें पढ़नी होती हैं कि एक तो इनकी बुआई कब होती है, यानी कि सोइंग कब होती है, और एक कटाई कब होती है, ठीक है। एक तो बुआई और एक कटाई कब कब होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ खरीफ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोइंग। सोइंग का मतलब है बुआई, और हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई, ठीक है। तो बुआई होती है जब मानसून आता है जुलाई के महीने में। कटाई कब होती है? कटाई होती है जब मानसून जाता है अक्टूबर सितंबर के टाइम पे, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसकी कटाई हो जाती है, ठीक। देन और इनको मानसून फसल इसलिए बोलते हैं, ठीक है, मानसून फसलें बोलते हैं, फिर मानसून क्रॉपिंग सीजन बोलते हैं इसको, खरीफ फसलों को, ठीक है, फिर मानसून क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। देन अब आपको पता है सितंबर अक्टूबर खत्म, या फिर सितंबर अक्टूबर आ गया तो अब किसका टाइम आ गया, सर्दियों का टाइम आ गया। क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया तो अब इन जो फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं उनको रबी बोलते हैं। इनकी बुआई की अगर बात करें तो ये होती है अक्टूबर के टाइम पे, और कटाई होती है यानी हार्वेस्टिंग बात करेंगे तो होली के टाइम पे, यानी अप्रैल के टाइम पे, समथिंग अप्रैल के टाइम पे। तो होली एक तरह का हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, कि कटाई में उसमें कुछ एक तरह से उन फेस्टिवल्स को मनाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो हम जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो खरीफ, रबी, और तीसरा आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई ठीक है हमने अप्रैल में कटाई तो कर ली रबी की, और जुलाई में बोएंगे खरीफ को, तो मई जून क्या करेंगे, घुइयां छीलेंगे। तो घुइयां छीलने के लिए तो घुइयां भी तो चाहिए तो उसके लिए हम जो शॉर्ट सा क्रॉपिंग सीजन होता है एकदम गर्मियों में, ठीक है, उसको बोलते हैं जायद क्रॉपिंग सीजन। ये शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है,
काफी शॉर्ट होता है, और मई जून इसमें कोई बुआई कटाई नहीं, मई जून में जितना बुआन बोना करना है सब कर लो, ठीक है। अब आते हैं इसमें कौन कौन सी डिफरेंट तरह की क्रॉप्स होती हैं। तो खरीफ जो मानसून फसलों के नाम से जानते हैं, इसमें हमारी राइस आती है। क्यों? क्योंकि राइस को बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरी क्रॉप, जैसे ये सारी टाइप्स की पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइस जो होती है हमारी, इसको बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए। तो भाई जब मानसून आएगा तभी तो बारिश होती है, मानसून में ही दबा के, तो इसलिए राइस। शुगर केन, ये वैसे तो ऑल थ्रू आउट रहता है, शुगर केन, जूट, कॉटन यानी कपास, तंबाकू, टोबैको, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली, ठीक है। कॉटन क्या होता है? कपास होती है। तो तुम खुद ही सोचो, जब हम मानसून के टाइम में इनको बोएंगे, सर्दियों के टाइम पे आने के टाइम पे काटेंगे, तभी तो सर्दियों में पहनेंगे भाई। सर्दियों में बोएंगे इनको, मूंगफली वगैरह सर्दियों में खाते होगे ना मूंगफली, ठीक है, ग्राउंडनट वगैरह। तो सर्दियों में कब खाओगे? जब गर्मियों में बरसात के टाइम पे उसको बोगे नहीं, सर्दियों में बोगे तो खाओगे क्या? है कि नहीं? लॉजिकल बात है। तो कॉटन जो कपास होती है, इससे कपड़े वगैरह सब बनते हैं, ठीक है। तो कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तो ऐसे याद हो गया, ठीक है। राइस भी ऐसे याद हो गया आपका, है ना। बाकी में थोड़ा सा आपको देख लेना है। और खरीफ फसलों में ही आपके आते हैं, क्या आते हैं? इसी में आते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं? इसी में हमारे काफी सारे आते हैं, मिलेट्स आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे लेग्यूमिनस और मिलेट्स, नहीं पता है तो अभी हम पढ़ेंगे इनको भी, ठीक है आगे। राबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो अब लेग्यूमिनस वैसे हम बता दूं आपको, दालें वगैरह आती है इसमें लेग्यूमिनस में, ठीक है, जो पल्सेस होती हैं। राबी में अगर बात करें, सर्दियों में आपने देखा होगा सरसों के खेत, गेहूं के खेत, तो गेहूं के व्हीट, ठीक है। सरसों के खेत, मस्टर्ड हो गया आपका, लिनसीड, रेपसीड, यहाँ भी सीड आपको दिख रहा है, मटर हो गया, पी हो गया नहीं, ठीक है, कैस्टर, बार्ले, ग्राम। यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, एंड दैट वाज कि थोड़े से अंग्रेजी टाइप नाम है इसमें, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड, पी, कैस्टर, ठीक है। थोड़े से इंग्लिश टाइप नाम है, जूट, कपास, मेज, ठीक है। तो इस तरह के मूंगफली, इस तरह के मतलब इस तरह से याद करोगे तो याद रहेगा। भाई मैंने तो ऐसे याद किए थे, ठीक है। मूंगफली में ग्राउंडनट नहीं बोलता, मूंगफली, ठीक है। मेज, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, ठीक है। तो हिंदी नाम हो गया खरीफ, ठीक है। तो इस तरह से कि भाई जो खरीफ में थोड़ा हिंदी नाम है, रबी में व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड, पी, कैस्टर, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप नाम है। और जैद बच गया, तो जैद में ये राइस तो नहीं, इसको मेरे को, ठीक है, इसको हटा दो। क्या लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। ग्राउंडनट भी नहीं होगा। तो जो हमारे वाटरमेलन होता है, ठीक है, जो हमारा तरबूज होता है, जो ककम्बर होता है, कीड़ा ककड़ी जो सब होता है, ये आता है इसमें, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉडर क्रॉप्स। कई बार आपके सीजल 2022 और सीजल 2023 दोनों में पूछा गया फॉडर क्रॉप्स, यानी कि जो हमारे गाय भैंस जो खाते हैं ना चारा, ठीक है, चारा चोर। ये बुड़बक का आवाज क्यों आ रहा है, ठीक है। तो फॉडर क्रॉप्स, तो ये मेलन्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया, फॉडर क्रॉप्स, तो ये सब जायद क्रॉप्स में आते हैं, जो हमारा शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरह क्रॉप्स, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी से। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, है ना। अरबी ना, अरबी ना कौन है, टोबैको भी देखे। कैस्टर मीन्स, कैस्टर हमारे यहाँ उसका अंडी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे अरंडी बोलते हैं। जानबूझ के नहीं बताया तो हिंदी नहीं, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो इसको अंडी बोलते हैं, अंडी, ये पता है। अगर जिन लोगों को भी डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन का, तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेना इस बात को लेकर। लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप कैस्टर लेते हो तो, क्योंकि काफी गाढ़ा होता है, ठीक है। पता है तुम लोग को, मैं बता देता हूं तुमसे क्या छिपाना, ठीक है। जब हम लोग काफी छोटे हुआ करते थे तो गांव में अंडी का एक पेड़ होता है, तो होता क्या कि जब इसमें धूप पड़ती है बहुत जोर का, तो इसका जो फल होता है वो टूट के इसमें वो टूट जाता है, और इसके अंदर जो अंडी होती है कुछ इस तरह की होती है, वो देखा होगा, थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की होती है, इस तरह से। उसको हम बिन बिन के बोतल में भरते थे, ठीक है, बोतल, बॉटल नहीं, बोतल, ठीक है, बोतल में भरते थे, और पास की दुकान होती थी उसमें बेचते थे, और बेच के फिर कुछ लेते थे खाने पीने के लिए, ठीक है। तो ये जो है अपना बचपन का धंधा हुआ करता था, ठीक है। कि बोतल में अंडी दोपहर के अंदर रहता था, गर्मियों में एकदम फूटती है, गर्मियों में फूट के गिरती है ये। तो कैस्टर जिनको बालों को जलने की समस्या भी रहती हो ना, कैस्टर में क्योंकि हम डील करते हैं ना, काफी पहले की बात है, तो इसलिए सारा कुछ पता है, इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं। पूछते थे ना दुकान वाले, तुम कहाँ बेचते हो, किसको बेचते हो, तो बताता था कि ऐसे ऐसे जो है सप्लाई करते हैं फिर हम, ठीक है। अरंडी का मतलब क्या था भाई? क्या एक फल टाइप होता है, तुम लोग को नहीं पता क्या? तुम लोग को नहीं पता क्या अरंडी? ये पहली बार सुन रहे हो? अंडी हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ अरंडी तो नहीं, अंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मतलब इस तरह से बड़ा सा फल, मतलब इतना भी बड़ा नहीं, मतलब ठीक है, बहुत छोटा सा एक तरह फल होता है, उसमें छोटे छोटे से अंडी होती हैं, और वो टूट के फूट के गिरती हैं गर्मियों में। किस बात के पैसे देते थे? ये बिकती भैया, और क्या बोलना है, इसका तेल बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, खरीद गया ना तुम तब तुम्हें पता चलेगा क्यों पैसे मिलते थे हमको, खरीद गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बहुत महंगा मिलता है वो। अब इतनी छोटा सा बॉटल मिलेगा तुमको तकरीबन 70-80 रुपये का, ठीक है। चलो तो अब इस पे आते हैं कॉटन पे, ठीक है। इसको बोलते हैं कपास, इतना तो पता ही होगा ना, इतने तो अंग्रेज हो गए नहीं तुम, हैं? हमको तो एकदम तुम गाँव ठेठ गाँव टाइप समझ रहे होगे इस समय, है ना। है भी। कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन जो होता है, जिसको हम कपास बोलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं कि इसको ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक तरह की फाइबर क्रॉप होती है। फाइबर क्रॉप में हमारी कॉटन आती है, जूट आती है, हेम्प जो भांग बोलते हैं ना, हेम्प, वो भी इसको फाइबर क्रॉप में ही रखते हैं हम लोग। तो ब्लैक सॉइल मतलब इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, इसको रेगर के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इम्परमिएबल सॉइल, ब्लैक सॉइल को लावा और लावा के ओरिजिन से बनी है, डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। एंड कॉटन को हम सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर फाइबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, कल मैंने उससे थोड़ा सा आपको बताया था, दैट इज कि इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी आई थिंक जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया, और कोई और भी एग्जाम होता है तो पूछा जाता है, एवरग्रीन टाइप है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की इसको रिक्वायरमेंट होती है। और किस तरह की क्रॉप है, जो हमने क्रॉपिंग पैटर्न देखा, जल्दी से बताइए, हैं? तो ये हम इसको सर्दियों में यूज में लेते हैं, गर्मियों में यूज में लेते हैं? सर्दियों में लेते हैं, तो ऑब्वियस बात है बरसात के टाइम पे बोएंगे, यानी कि खरीफ फसल में आएगी, ठीक है। ये हमारी आंटी जी क्या कर रही हैं, ये मैडम हमारी जूट जो है उगा रही हैं। और ये जो जूट होता है, इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ये जो होती है गोल्डन फाइबर, जो जूट होता है, इसका सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर आपसे पूछ लेता है कि टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है कंट्री, और एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है। तो जब प्रोड्यूसर की बात कर देगा तो हम ही हैं, यानी कि इंडिया इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लेकिन अगर निर्यातक पूछ लेगा तो निर्यात जो भांग होता है, लेकिन भांग के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ये क्या है, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसको। ये लाल लाल कलर का जो फ्रूट है, बफरिंग हुआ क्या? अच्छा एक सेकंड, बफरिंग हुआ है क्या? बफरिंग हुआ है क्या? एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चरी 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 रुको। चलो अभी नहीं हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया होगा ना। एक बार फिर से कंफर्म करना सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो कि चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। मतलब वैसा तो नहीं मैं बफरिंग हो रहा और मैं यहाँ पे पढ़ाता चला जाऊँ, प्लीज़ कंफर्म एक बार।
सम सुपर डोंट वेयर। एक बार कंफर्म करा सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। अभी भी बफरिंग हो रहा है। अभी प्रॉपर है यार, ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है ना। ओके, तो ये हमारा क्या है, जल्दी से बताओ। तो ये हमारा फालतू में बफरिंग, बार्ले, ठीक है, सरसों के खेत, मस्टर्ड हो गया आपका, लिन सीड, रेप सीड, यहाँ भी सीड सीड आपको दिख रहा है, मटर हो गया, पी हो गया नहीं, ठीक है, कैस्टर, बार्ले, ग्राम। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, एंड दैट वाज कि थोड़े से अंग्रेजी टाइप नाम है इसमें, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिन सीड, रेप सीड, पी, कैस्टर, ठीक है, थोड़े से इंग्लिश टाइप नाम है, जूट, कपास, मेज, ठीक है। तो इस तरह के मूंगफली, इस तरह के मतलब इस तरह से याद करोगे तो याद रहेगा। भाई मैंने तो ऐसे याद किए थे, ठीक है। मूंगफली, मैं ग्राउंड नहीं बोलता, मूंगफली, ठीक है। मेज, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, ठीक है। तो हिंदी नाम हो गया खरीफ, ठीक है। तो इस तरह से कि भाई जो खरीफ में थोड़ा हिंदी नाम है, रबी में वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिन सीड, रेप सीड, पी, कैस्टर, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप नाम है। और जैद बच गया, तो जैद में ये राइस तो नहीं, इसको मेरे को, ठीक है, इसको हटा दो। क्या लिख रखा है यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, ग्राउंडेड भी नहीं होगा। तो जो हमारे वाटरमेलन होता है, ठीक है, जो हमारा तरबूज होता है, जो ककम्बर होता है, खीरा ककड़ी जो सब होता है, ये आता है इसमें, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉडर क्रॉप्स। कई बार आपके सीजल 2022 और सीजल 2023 दोनों में पूछा गया फॉडर क्रॉप्स, यानी कि जो हमारे गाय भैंस जो खाते हैं ना चारा, ठीक है, चारा चोट, ये बुड़बक का आवाज क्यों आ रहा है, ठीक है। तो फॉडर क्रॉप्स, तो ये मेलन्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया, फॉडर क्रॉप्स, तो ये सब जायद क्रॉप्स में आते हैं, जो हमारा शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है, ठीक है। तो भी हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरह क्रॉप्स, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी से। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, है ना। अरबी ना, अरबी ना कौन है, टोबैको भी देखे। कैस्टर मीन्स, कैस्टर हमारे यहाँ उसका अंडी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे अरंडी बोलते हैं। जानबूझ के नहीं बताया, तो हिंदी नहीं, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो इसको अंडी बोलते हैं, अंडी। ये पता है, अगर जिन लोगों को भी डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन का, तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेना इस बात को लेकर। लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप कैस्टर लेते हो तो, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा होता है, ठीक है। पता है तुम लोग को, मैं बता देता हूँ तुमसे क्या छिपाना, ठीक है। जब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे तो गाँव में अंडी का एक पेड़ होता है, तो होता क्या है कि जब इसमें धूप पड़ती है बहुत जोर का, तो इसका जो फल होता है वो टूट के इसमें वो टूट जाता है, और इसके अंदर की जो अंडी होती है कुछ इस तरह की होती है, वो देखो थोड़े से डार्क ब्राउन कलर की होती है, इस तरह से। उसको हम बिन बिन के बोतल में भरते थे, ठीक है, बोतल, बॉटल नहीं, बोतल, ठीक है, बोतल में भरते थे, और पास की दुकान होती थी उसमें बेचते थे, और बेच के फिर कुछ लेते थे खाने पीने के लिए, ठीक है। तो ये जो है अपना बचपन का धंधा हुआ करता था, ठीक है, कि बोतल में सॉरी, बोतल में अंडी दोपहर के इंतजार रहता था, गर्मियों में एकदम फूटती हैं, गर्मियों में फूट के गिरती हैं ये। तो कैस्टर ऑयल, जिनको बालों को झड़ने की समस्या भी रहती हो ना, कैस्टर में क्योंकि हम डील करते हैं ना, काफी पहले की बात है, तो इसलिए सारा कुछ पता है, इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं। पूछते थे ना दुकान वाले, तुम कहाँ बेचते हो, किसको बेचते हो, तो बताता था कि ऐसे ऐसे जो है सप्लाई करते हैं फिर हम, ठीक है। अरंडी का मतलब क्या, तो भाई क्या एक फल टाइप होता है, तुम लोग को नहीं पता क्या, तुम लोग को नहीं पता क्या अरंडी, ये पहली बार सुन रहे हो। अंडी हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ अरंडी तो नहीं, अंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मतलब इस तरह से बड़ा सा फल, मतलब इतना भी बड़ा नहीं, मतलब ठीक है, बहुत छोटा सा एक तरह फल होता है, उसमें छोटे छोटे से अंडी होती हैं, और वो टूट के फूट के गिरती हैं गर्मियों में। किस बात के पैसे देते थे, ये बिकती भैया, और क्या बोल रहे हैं, इसका तेल बिकता है, बहुत महंगा बिकता, खरीद गया ना तुम्हें पता चलेगा क्यों पैसे मिलते थे हमको, खरीद गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बहुत महंगा मिलता है वो, अब इतनी छोटा सा बॉटल मिलेगा तुमको तकरीबन 70-80 रुपये का, ठीक है। चलो, तो अब इस पे आते हैं कॉटन पे, ठीक है, इसको बोलते हैं कपास। इतना तो पता ही होगा ना, इतने तो अंग्रेज हो गए नहीं तुम, हैं, हमको तो एकदम तुम गाँव ठेठ गाँव टाइप समझ रहे होगे इस समय, है ना। है भी। कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन जो होता है जिसको हम कपास बोलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं कि इसको ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक तरह की फाइबर क्रॉप होती है। फाइबर क्रॉप में हमारी कॉटन आती है, जूट आती है, हेम्प जो भांग बोलते हैं ना, हेम्प, वो भी इसको फाइबर क्रॉप में ही रखते हैं हम लोग। तो ब्लैक सॉइल में, तब इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, इसको रेगर के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इम्परमिएबल सॉइल, ब्लैक सॉइल को लावा और लावा के ओरिजिन से बनी है, डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। एंड कॉटन को हम सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर फाइबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, कल मैंने उससे थोड़ा सा आपको बताया था, दैट इज कि इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी आई थिंक जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया, और कोई और भी एग्जाम होता है तो पूछा जाता है, और टाइप है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की इसको रिक्वायरमेंट होती है। और किस तरह की क्रॉप है, जो हमने क्रॉपिंग पैटर्न देखा, जल्दी से बताइए, हैं। तो ये हम इसको सर्दियों में यूज में लेते हैं, गर्मियों में यूज में लेते हैं, सर्दियों में लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बरसात के टाइम पे बोएंगे, यानी खरीफ फसल में आएगी, ठीक है। ये हमारी आंटी जी क्या कर रही हैं, ये मैडम हमारी जूट जो है उगा रही हैं, और ये जो जूट होता है इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ये जो होती है गोल्डन जो जूट होता है, इसका सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर आपसे पूछ लेता है कि टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है कंट्री, और एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है। तो जब प्रोड्यूसर की बात कर देगा तो हम ही हैं, यानी कि इंडिया इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लेकिन अगर निर्यातक पूछ लेगा तो निर्यात जो भांग होता है, लेकिन भांग के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। ये क्या है, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसको। ये लाल लाल कलर का जो फ्रूट है, बफरिंग हुआ क्या, अच्छा एक सेकंड, बफरिंग हुआ है क्या, बफरिंग हुआ है क्या, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार कंफर्म कर दो कि चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। अभी भी बफरिंग हो रहा है, अभी प्रॉपर है यार, ठीक है, अभी सही है। मधुर सिंह ने 20 रुपये भेजे, मधुर सिंह किस लिए भेजे आपने, ये हैं, फालतू मत भेजा करो यार, वैसे धन्यवाद। इस टोपोग्राफी अ फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यस इट इज गुरुजी, ठीक है। चलो, तो अभी ठीक है, आवाज़ क्यों नहीं आई, बोलेंगे नहीं तो आवाज़ कहाँ से आई भाई। तो ये कॉफी का बीन, ठीक है। और कॉफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉफी में सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, कॉफी के लिए कौन सी टाइप ऑफ सॉइल सबसे बेटर अच्छी मानी जाती है, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉफी बाउल इन इंडिया के नाम से। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो वर्ल्ड में बोलते हैं ब्राजील को जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, इंडिया में है कर्नाटक,
साउथ इंडिया का स्टेट कर्नाटक। अब जरा कमेंट में मुझे ये बता दो कि प्री मानसून शावर्स का क्या नाम है कर्नाटक में, जो कॉफी फ्लावर ये जो होता है इसको ब्लॉसम करने में, इसकी अर्ली राइपनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये झूठ पढ़ रहे थे, तो हमने जब मानसून पढ़ा था तो जो हमारे प्री मानसून शावर्स है उसके बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि जो हमारे नॉर्वेस्टर्स होते हैं, जिनको कि पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश और असम में बरदौली चीरा के नाम से जाना जाता है, तो जूट की खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरह जो कॉफी होता है, कॉफी के लिए हमने पढ़ा था ब्लॉसम शावर्स पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है, जो कॉफी को हेल्प करते हैं। अब कर्नाटक सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं है, बल्कि बहुत हाई वैरायटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस करता है अक्रॉस दी होल वर्ल्ड, जिसमें कि आती है अराबिका, लिब्रिका, रोबस्टा, ये कॉफी की वैरायटीज हैं, उसकी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें लिब्रिका, अराबिका, लिब्रिका और रोबस्टा, तो ये किसकी वैरायटीज है? कॉफी की, जो कि हमने एक तरह से सऊदी अरब, यमन, यहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी। इस बहुत हाई वैरायटीज है, बहुत महंगी बिकती है ये। सॉइल की अगर बात करें तो लैटेराइट जो मृदा होती है, लैटेराइट सॉइल, जिसके बारे में कल पढ़ा था, जो निच्छालन की प्रक्रिया यानी कि लीचिंग के प्रोसेस से बनती है, ब्रिक सॉइल के नाम से जानी जाती है, और कैशिव नट यानी कॉटन की खेती, सॉरी काजू की खेती के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है, और हाई रेनफॉल एरिया में देखने को मिलती है। क्लियर? तो लैटेराइट सॉइल सबसे ज्यादा सूटेबल होती है कॉफी के लिए, कॉफी के प्लांट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली है दैट इज राइस। ठीक है, राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पैडी के नाम से भी जाना जाता है। पैडी क्या होता है भाई? राइस तो तब होता है जैसे धान होती है, ठीक है। धान को क्या किया जाता है, तो ऐसे इसकी सैपलिंग्स जो होती हैं, इसकी क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं पिरोना, कुछ बोलते हैं ना, पिरोई जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके बहुत ही दलदली स्वैम्पी एरिया में इनको बोया जाता है। तभी ये एक खरीफ फसल है, जब मानसून आता है तो खूब बारिश होती है और तब इनको बोया जाता है। और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जो दलदली क्षेत्र होता है, जो एक मान लीजिए वाटर लॉगिंग हो रखी मतलब खूब पानी भर रखा है, इससे कौन सी गैस निकलती है बताएंगे कमेंट में। तो पैडी, अभी ये पैडी है, अभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी पैडी है। जब इसको निकाला जाएगा, फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, तब चावल बनता है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इसको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाला फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई रेनफॉल चाहिए और हाई टेम्परेचर भी इसको चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑस, अमन और बोरो ये किसकी वैरायटी है? ऑस, अमन और बोरो, तो ध्यान रखना ऑस, अमन और बोरो ये तीनों वैरायटीज हैं राइस की ही। ये कब ग्रो की जाती हैं उसके बेसिस पे इसको ऑस, अमन और बोरो के उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे ऑस वगैरह को मार्च के टाइम पे, अमन को जैन फेब के टाइम पे, बोरो को सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ग्रो किया जाता है। तो आपको ये नहीं पता होना है कि कब ग्रो की जाती है, बस ऑस, अमन, बोरो किसकी वैरायटीज है। तो ये पैडी या फिर राइस की वैरायटीज हैं। और ये जो वाटर लॉग्ड जहाँ पे भी कंडीशंस होती है, वहाँ से मेथेन गैस का रिसाव होता है, जिसको कि हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं, मेथेन गैस। ठीक है, मेथेन गैस इसको बोलते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेथेन गैस है, ये सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि जो टर्माइट्स, जो ये दीमक होती है, वहाँ जो ये रहते हैं दीमक, वहाँ से भी निकलती है। जहाँ पे भी वाटर लॉग्ड कंडीशंस होगी, वहाँ पे हमें मेथेन देखने को मिलती है। क्लियर? मेथेन की मात्रा कहाँ पे, किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा, जरा कमेंट बताएंगे किस ग्रह में सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा? ये है, जल्दी से बताइए कौन सा किस चीज़ की खेती हो रही है यहाँ पे? तो ये हो रही है टी, ये टी प्लांटेशन है, दार्जिलिंग, असम, यहाँ पे बहुत होती है। ठीक है, तो टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो थोड़ी सी एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, जिसका पीएच समथिंग 5 के अराउंड होना चाहिए। एसिडिक सॉइल थोड़ी होनी चाहिए, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रेन, मॉडरेट रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है इसको, मॉडरेट रेनफॉल। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो राइस होती है, ये इंडिया की एक स्टेपल क्रॉप है। इंडिया की, यहाँ पे कलर सूटेबल नहीं है, ये कैसा है ब्लू, ये इंडिया की एक स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप क्या होती है? स्टेपल क्रॉप वो होती है जिसको कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है उसको। समझ रहे आप? स्टेपल क्रॉप को बहुत ज़्यादा एक तरह से खाया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, उसको स्टेपल क्रॉप बोलते हैं। राइस और वीट इंडिया की दो स्टेपल क्रॉप्स हैं। गेहूं और चावल हम लोग बहुत खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए, गेहूं का बहुत यूज़ होता है। आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, वेस्ट बंगाल वगैरह में, या फिर साउथ इंडिया में, तो राइस बहुत खाया जाता है। तो ये दोनों स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, एंड टी की अगर बात करें, मॉडरेट रेनफॉल, एसिडिक सॉइल, और इसको क्या है कि इसको छाया चाहिए, इसको थोड़ी बहुत शैडो चाहिए। अब देखिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, दार्जिलिंग वगैरह में खूब ठीक ठाक रेनफॉल होती है, तो इसी वजह से ये हिली ट्रैक्ट है, तो इसमें पानी टिकता नहीं है। और ये देखिए बीच बीच में को प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ये जो इनको छाया प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी बहुत शैडो प्रोवाइड करते हैं इनको, तो इनको थोड़ी बहुत शैडो भी चाहिए। टी के मामले में अगर हम बात करें तो इंडिया में असम इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। ओवरऑल अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो चाइना इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना के बाद इंडिया आता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर असम है इसमें। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये क्या है? ये है हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ये है हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अब ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनमें जिनको इनको हम लेग्यूम्स के नाम से भी जानते हैं। लेग्यूम्स क्या होती हैं? लेग्यूम्स वो होती हैं जिनकी रूट्स में, ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनकी रूट्स में, जिनकी जड़ों में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स कर देने वाला बैक्टीरिया होता है। अब होता यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में चारों तरफ नाइट्रोजन घूम रही है, यहाँ तक कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78% है। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है, कमेंट बताएंगे जल्दी से। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन को ये प्लांट यूज नहीं कर पाते डायरेक्टली, जैसे इनकी पत्तियां, वैसे नहीं कि आओ बस समा लिया अंदर में ना, यूज नहीं कर पाते। तभी तो हम आपने ये चीज पढ़ी होगी, यहाँ पे जगह नहीं, चलो यहाँ बताता हूँ। तभी आपने चीज पढ़ी होगी कि NPK के फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यानी जो हमारे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होते हैं उनमें से NPK मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं इनको, प्लांट का, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ध्यान रखना।
मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि तुम्हें से काफी लोग जिम जाते होंगे यहाँ पे, कौन कौन जाता है यहाँ पे जिम, तो मैक्रो 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 बहुत करते होगे तुम। मैक्रो में तुम्हारा क्या आता है, फैट आता है, कार्ब्स आते हैं और प्रोटीन्स आते हैं, ये मैक्रो में आता है। माइक्रो में जो मल्टीविटामिन लेते रहे तो मल्टीविटामिन मत लिया करो, जो गोली लेते रहते हैं ना मल्टीविटामिन, समझते हो कि भाई खाने से बहुत हैंडसम ये सब हो जाएंगे, ठीक है हैंडसम होना अच्छी बात है, जो भी आपको नेल्स अच्छे करने हैं, हेयर्स अच्छे करने हैं, लेकिन मल्टीविटामिन से अच्छा है फ्रूट्स कंज्यूम करिए, ठीक है। वो एक ऐसे मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मतलब अपना कोई रिसर्च नहीं बता रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली में जो रिसर्च पेपर्स वगैरह जो पब्लिश हुए थे उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से आप जब मल्टीविटामिन आपने खाया, ठीक है, इसको कुछ टर्म बोलते हैं मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, तो होता क्या कि आपको लगता है ओहो मैं हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीजें ढंग से कर रहा हूँ, तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो, तो आपके मान लो कि आपके नेल्स बेटर हो गया, आपकी स्किन बेटर हो गई, तो आपको लगता है देखा मैंने ये मल्टीविटामिन कंज्यूम किया इस वजह से होगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी वजह से नहीं हुआ। एक्चुअल में क्योंकि आप एक तो वैसा सोच रहे हैं, पहला, दूसरा उस सोच की वजह से आप वैसा हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप फल खा रहे हैं, आप फैटी चीजें नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बेटर होती हैं चीजें, ठीक है। तो वो मैक्रोज होते हैं हमारे ह्यूमंस के लिए, ये एनपीके होते हैं इन पेड़ पौधों के लिए। तो एन जो है नाइट्रोजन हमें यूरिया में डालना पड़ता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है ना, यूरिया NH2CO NH2 उसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो होते हैं लेगुमिनस क्रॉप जो होती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनकी रूट्स में मौजूद होते हैं, ये जो देख पा रहे हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इनको प्लांट को सप्लाई कर देते हैं, सॉइल में रिस्टोर कर देते हैं, सॉइल से रिस्टोर मतलब हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको प्लांट यूज नहीं कर पाते, मिट्टी में जो होता है उसको यूज कर लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में ले आते हैं ये, और ये होता है मेन, जैसे कि राइजोबैक्टर इसमें हमारे लेग्यूमिनस में आते हैं मेनली जो दालें वगैरह होती हैं, जो पल्सेस वगैरह होती हैं, ठीक है, पल्सेस दालें, तो उनमें क्या होता है जैसे राइजोबैक्टर होगा दालों में, जैसे तूर दाल, अरहर दाल, तो इनमें राइजोबैक्टर होता है, और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे नॉस्टॉक हो गया, अनाबानो हो गया, ठीक है, जैसे नॉस्टॉक करके भी होता है, लेकिन मेन होता है राइजोबैक्टर, तो क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं उसको, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा राजमा, ठीक है, राजमा एक क्वेश्चन बना था एक बार कि कौन सा लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसमें राइजोबैक्टर नहीं होता उसके रूट्स में, तो राजमा होता है, तो इसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, लेकिन जो पल्सेस वगैरह होती है ज्यादा फर्टिलाइजर यूज पड़ती नहीं, आपने देखा होगा इस चीज को। और यहाँ तक कि हम इसको क्रॉप रोटेशन में यूज करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इस बार मैंने गेहूं बोया, ठीक है, तो गेहूं की सर्टेन रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मुझे ये चीज चाहिए सॉइल से, ठीक है, तो उसने उस चीज को सॉइल से ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसने उस चीज को सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लिया, किसने, गेहूं ने, दैट इज व्हीट ने। अब उसके बाद अगर हम फिर से व्हीट बोएंगे तो खुद ही सोचिए कि जो चीज व्हीट को चाहिए वो सॉइल में वो चीज डेफिशिएंट है, तो हम दूसरी चीज को भी बो देंगे, जैसे हमने पल्सेस को बो दिया तो उससे क्या नाइट्रोजन फिर से रिस्टोर हो जाएगा सॉइल में, तो इनको क्रॉप रोटेशन में भी यूज किया जाता है। अब ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज हमारे ये हैं, मैं आपको हिंट देता हूं बताएंगे, इनको हम सुपर फूड्स के नाम से भी जानते हैं, सुपर फूड्स, इनको हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, श्री अन्न, ठीक है, श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। ईयर 2023 इनको डेडिकेटेड था, ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये हमारे मिलेट्स जिनको हम मोटा अनाज के नाम से जानते हैं। ये मोटा अनाज में क्या कहते हैं, तो मोटा अनाज में आते हैं हमारे जैसे कि बाजरा, ठीक है, रागी, ज्वार, और एक चीज ये जो अभी मैंने आपको लेगुमिनस क्रॉप बताई है ना, ये मोस्टली सब खरीफ में आती है, ये खरीफ में, ठीक है। जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन भी एक लेगुमिनस क्रॉप है जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पे आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मिलेट्स में अगर हम बात करें, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब आते हैं, ठीक है। मिलेट्स में अगर बात करें, जैसे कि हम रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट्स, ठीक है, अगर पूछ ले तो रागी को बोलते हैं फिंगर, यहाँ पर विजिबल नहीं होगा ना, एक तो ऐसे सतरंगी सतरंगी कलर्स हैं, यहाँ पर लिख लो रागी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको फिंगर मिलेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, फिंगर मिलेट्स के नाम से जानते हैं। और ज्वार को हम सॉर्गम भी बोल देते हैं, और इनको ओवरऑल हम सुपर फूड बोलते हैं। और अगर पूछ ले में से सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो राजस्थान, राजस्थान इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया ओवरऑल भी टॉप पे ही है, वैसे तो अभी अफ्रीका काफी ग्रो करने लगा इसमें, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया इसमें, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और आपका एक कोई देश अभी जो अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है, आई थिंक सॉरी नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, इंडिया, चाइना, तो ये टॉप पे रहते हैं मसले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक चीज और अभी करंट में न्यूज में था, आपका जो ऑल इंडिया जीके मॉक टेस्ट 2 हुआ था उसमें क्वेश्चन भी बना था, एंड दैट वाज कि आसियान, उसमें ये क्वेश्चन रखा था कि आसियान इंडिया मिलेट समिट कहाँ पे हुई, आसियान इंडिया मिलेट समिट, तो ये हुई आपकी आसियान इंडिया मिलेट समिट, ये हुई इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये बताएंगे कि जो साल 2024 है ये किसका ईयर है, जैसे साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो 2024 किसका इंटरनेशनल ईयर। अभी आते हैं रेवोल्यूशन, जो हमारी डिफरेंट तरह की क्रांतियां हुई थी, लाल क्रांति, हरित क्रांति, सफेद क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, सारी तरह की क्रांति देखेंगे। 2024 है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, जो कैमल की एक वैरायटी होती है, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिलते हैं कैमल, उनको हम कैमलिट्स के नाम से जानते हैं। तो ये 2024 ईयर ऑफ कैमलिट्स ही होने वाला है। अब आते हैं रेवोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सही, संजीव, जानवी, हर्ष, आकांक्षा, रितिका, विकास, अमिया सिटी, चलो। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन ये बनते हैं। पहला तो एक क्वेश्चन ये बेसिक सा क्वेश्चन कि ब्लैक रेवोल्यूशन किस रिलेटेड है, ब्लू, ब्राउन, गोल्डन, ये याद होना चाहिए। और सारे रेवोल्यूशन एक तरफ और ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरफ, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भर भर के, ठीक है। अभी जीडी का एग्जाम हो रहा है, कोई ऐसा शिफ्ट खाली नहीं गया जिसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन ना आए, और आए भी क्यों ना, अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से खूब बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो ब्लैक रेवोल्यूशन की अगर बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, तो जो हमारा कच्चा तेल होता है वो काले कलर का होता है ना, जो पेट्रोल डीजल वगैरह। ब्लू रेवोल्यूशन, भाई ब्लू क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, पानी में हमारी फिशेज रहती हैं। ब्राउन लेदर और कोकोआ, ठीक है, लेदर और कोकोआ। गोल्डन फाइबर हमने अभी देखा था किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं, कॉटन को भी देखा था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन लगे, गोल्डन रेवोल्यूशन लगे। गोल्डन रेवोल्यूशन में आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, पढ़ेंगे डिफरेंट तरह कल्चर, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि मेरे घर के बगल में एक प्लॉट था, उसमें हमने कुछ मतलब फूल वगैरह के पेड़ लगा दिए, कुछ खाने के लिए लगा दिया, तो इस तरह से वो बगानी उसको बोलते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हनी और फ्रूट प्रोडक्शन में भी, मतलब ये फ्रूट प्रोडक्शन में आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हनी जो होता है वो भी गोल्डन रेवोल्यूशन में आता है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी हनी मतलब लिया था गांव से, ठीक है, तो पता नहीं दो तरह का हनी होता है। ये जो मैंने अभी हनी लिया उसमें अजीब सा सफेद सफेद टाइप, पता नहीं कुछ नीचे सेटल डाउन कर रहा है, पता नहीं, वो बताते हैं बड़ी मक्खी का होता है, जो छोटी मक्खी का होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, जो छोटी मक्खी होती है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है। और इसका कल्चर बताइए जरा, इसको किस कल्चर से, पीसी कल्चर बोलते हैं फिशेस की रियरिंग को। ऐसे हनी जो बीज होती है, हनी बीज, उनके उसको रियरिंग को क्या बोलते हैं। तो इसमें जो छोटी मक्खी का होता है वो अच्छा होता है, इसका जो भी हो, लेकिन हनी थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है। सिल्वर रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो एग प्रोडक्शन के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन का। ग्रीन रेवोल्यूशन का देखेंगे, देखो पूरा अलग से, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर है ना, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन मीट हमारा रेड होता है, टमाटर हमारे रेड होते हैं। राउंड रेवोल्यूशन गोल क्या होता है, आलू होता है, पोटैटो। व्हाइट रेवोल्यूशन भी थोड़ा सा देखेंगे, डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी और मिल्क से। और येलो में हमारा तिलहन उत्पादन, तिलहन मतलब जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं।
ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें 2-3 ही होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे। ब्लैक सबको याद हो गया होगा क्योंकि पेट्रोल वगैरह ब्लैक होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में भी होता है। ब्लू रेवोल्यूशन भी सबको याद हो गया होगा। ब्राउन थोड़ा सा देखना पड़ता होगा, ये दोनों तभी याद हो गया आपको, ठीक है। गोल्डन थोड़ा सा देखना पड़ सकता है, सिल्वर थोड़ा सा देखना पड़ सकता है आपको, बाकी ये तो अभी रटवा दूंगा मैं आपको, ग्रीन और ये व्हाइट वगैरह, ठीक है। तो ये 2-3 बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना, इसमें ट्रिक मत लगाना। हाँ, कोई आप निमोनिक्स वगैरह का यूज कर सकते हो कि हाँ इस तरह से जिस तरह से आपको याद रहे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन पे आते हैं, हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना, बहुत एक चीज, और सिर्फ उतना ही फैक्ट बताऊंगा जितने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी। सबसे पहले ये टर्म किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। फादर किसको बोलते हैं इसका? पिता किसको बोलते हैं? तो आप पूछो कि फादर इन दी वर्ल्ड आप पूछ रहे हो या फिर इन इंडिया पूछ रहे हो, ठीक है। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉ को, नॉर्मन बोरलॉ। फिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से थे ये, तुम बोल देना यूएसए थे। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा इंडिया से कौन है, तो इंडिया से हमारे फादर एमएस स्वामीनाथन जी, जिनकी अभी रिसेंट में कुछ महीने पहले डेथ हुई, और भारत रत्न देने की इनको अभी अनाउंसमेंट हुई, 5 लोगों को मिलेगा, उनमें से एक हमारे एमएस स्वामीनाथन जी भी है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है सबसे पहले आया कहाँ पे? सबसे पहले फर्स्ट तो ये आया मेक्सिको, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। अगर आप देखो वर्ल्ड मैप पे तो नॉर्थ अमेरिका में प्रमुखता 3 देश है, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, जहाँ पे हमारे अगले फीफा वर्ल्ड कप भी खेले जाएंगे, ठीक है। तो मेक्सिको सबसे नीचे पड़ता है, देन ऊपर उसके यूएसए, देन ऊपर उसके कनाडा। तो मेक्सिको के नीचे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, तो मेक्सिको, और जिनको हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते थे, तो मेक्सिको लैटिन अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में कब आया? तो इंडिया में ध्यान रखना, इन इंडिया इसको 2 फेजेस में लाया गया, 2 फेजेस में। तो ये ध्यान रखना इसको, इट वाज ब्रॉट इन 2 फेजेस, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। वो 2 फेज कौन से थे? एक तो मिड 1960s और दूसरे मिड 1970s। ध्यान से सुनना, इंडिया में 2 फेज में आया, मिड 1960s और मिड 1970s। हुआ क्या इसमें? हुआ ये, इसमें था क्या, इसको हम पता है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को हम व्हीट रेवोल्यूशन, वैसे तो ये फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, फूड ग्रेन जिसमें कि हमारा मेनली स्टेपल क्रॉप्स, गेहूं चावल ये सब आते हैं, तो इसको हम व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने इंडिया में व्हीट का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली बहुत तेजी के साथ इंक्रीज कर दिया। होता क्या था कि इंडिपेंडेंस तक या फिर इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमें गेहूं तक नहीं था हमारे पास खाने के लिए, हम गेहूं की एक वैरायटी होती थी PL480, इसको यूएसए से इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आई थिंक स्टेनो या सीपीओ जो पिछला एग्जाम हुआ, PL480 यूएसए से इंपोर्ट करते थे। फिर हम इसको इंट्रोड्यूस किए ग्रीन रेवोल्यूशन को। वैसे तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी अगर आप गेस लेना चाहें तो ये किस 5 ईयर प्लान में आया होगा, गेस करिए। मिड 1960 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 2 फेज में आया, ठीक है। इसमें हुआ ये कि हमने एचवाईवी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। एचवाईवी सीड क्या होती है? एचवाईवी सीड का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अभी हिंदी में मतलब बता दूंगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब ये होता है कि जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एक नॉर्मल सीड डालोगे तो हो सकता है 1 टन गेहूं इस फील्ड से निकले, एचवाईवी सीड डाल रहे हो तो 3 टन निकल रहा है, 4 टन निकल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली प्रोडक्शन इसको इंक्रीज कर देता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और हमने क्या किया एचवाईवी के साथ? हमने बेटर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स डाले, टेक्नोलॉजी का यूज किया, ट्यूबवेल्स का यूज किया, बोरवेल्स का यूज किया, कैनाल सिस्टम अच्छे से यूज किया, ठीक है। तो इसका टेक्नोलॉजी का यूज किया। अब क्योंकि एचवाईवी सीड अगर खरीदनी तो थोड़ी सी नॉर्मल सीड से महंगी आएगी, टेक्नोलॉजी ट्यूबवेल वगैरह करवाना है तो पैसा चाहिए, उसके लिए थोड़ा कैपिटल चाहिए। अब ये जो है कैपिटल वगैरह कहाँ के किसानों के पास था? थोड़ा देखा गया पंजाब वगैरह के, पंजाब हो गया, थोड़े साउथ इंडिया किसान, बिहार और ईस्टर्न यूपी, यहाँ पे के जो किसान थे, यहाँ पे अब देखिए फेवरेबल कंडीशन अगर हम देखें, इंडिया में अगर फेवरेबल कंडीशन देखें, इंडिया में अगर फेवरेबल कंडीशन देखें तो मानसून के हमने पढ़ चुके हैं, तो कायदे से देखा जाए तो ईस्टर्न यूपी बिहार फेवरेबल है, क्योंकि पानी यहाँ पे है। भाई पंजाब वगैरह तो रेन डेफिसिट रीजन में आते हैं। पंजाब वगैरह जहाँ पे इस व्हीट रेवोल्यूशन को, हरित क्रांति को लाया गया, यहाँ पे तो रेन डेफिसिट रीजन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग खरीद सकते थे उस चीज को, इसलिए यहाँ पे लाया गया। और एक विस्कस साइकिल बन गया, विस्कस नहीं विसियस साइकिल बोलेंगे ना, कौन सी होता है? विस्कस होता है कि भाई एक कुचक्र होता है, विसियस होता है कि एक सुचक्र जो बोल सकते हैं, अच्छा चक्र। यहाँ के किसान जो थे थोड़े से रिलेटिवली वेल ऑफ थे, खरीद सकते थे, ट्यूबवेल लगवा सकते थे। अब क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे आया तो यहाँ के लोगों को और फायदा मिला, यहाँ के किसानों को और फायदा मिला, तो पहले खरीद सकते थे, अब वो अपने ट्रैक्टर में डीजे लगा के घूमते हैं। अब जब चाहे तब चाहे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उनको इस चीज की टेंशन नहीं है कि भाई हमारे घर में अगर चूल्हा कैसे चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि बिहार और यूपी का जो किसान होता है वो क्यों प्रोटेस्ट इतनी जल्दी दिल्ली चलो नहीं करता, क्योंकि अगर वो दिल्ली चला जाएगा तो उसके घर में चूल्हा कैसे चलेगा। तो ये सब जो आप देखते हैं पंजाब किसान बहुत अमीर है, वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का उसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट है। और क्यों भारत में गेहूं और चावल स्टेपल क्रॉप है, उसका भी रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन ही है। नहीं तो हम मिलेट्स का यूज करते थे। मिलेट में क्या होता है? ग्लूटेन फ्री होता है, बहुत चलन में है आजकल, बहुत चलन में है, ठीक है। अमीर लोग जो है इसको खाते हैं आज, लेकिन पहले क्या था, मतलब बताते हैं आप लोग तो कि पहले तो ये भैंसों को खिलाया जाता था, ठीक है। अभी जो यूज में आ गया है बाजरा वगैरह सब भैंसों को खिलाया जाता था, गेहूं चावल हम लोग ये खाएंगे, ये सब तो भैंसों इनके सब खिलाया जाता था। लेकिन अभी क्या है, यूज में आ रहा है क्योंकि ग्लूटेन फ्री और काफी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, फास्फोरस इसमें काफी रिच है मिलेट्स, ठीक है। तो इसलिए जो है, जब मल्टीविटामिन खाते हो ना, तो मल्टीविटामिन के मिनरल्स भी होते हैं, जिंक वगैरह सब, तो मिलेट्स में भी बहुत होते हैं और ग्लूटेन फ्री होता है। तो फर्स्ट फेज में आपसे पूछेगा कि फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे आया, तो ये पंजाब जो रिच और एफ्लुएंट स्टेट्स थे, पंजाब के और आंध्रा के, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो पंजाब हो गया, साउथ इंडिया के स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तो फर्स्ट फेज में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का बनता है कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव्स लिखता हूँ इसके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके नेगेटिव्स लिखता हूँ कि इसके नेगेटिव्स क्या हुए। नेगेटिव्स ये हुए, दो इसके सबसे बड़े इंपैक्ट देखने को मिले। एक तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर जो लेवल है, इस पे भी स्टेटमेंट से बने क्वेश्चन। तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया और सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ गई, यानी जो लवणता है वो बढ़ गई। एल्कलिनिटी का मतलब ये है कि सॉइल एल्कालाइन ज्यादा हो गई, यानी उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो सॉइल में ज्यादा बढ़ गया। कैसे ज्यादा बढ़ गया वो आप समझिए। ट्यूबवेल लगा, एक बटन दबाई, बलबल पानी निकला, एकदम बलबला के पानी निकला एकदम, ठीक है। बटन तो दबानी थी, हैंडपंप तो चलाना नहीं था ना, तो बटन दबाई, खड़ाक से पानी निकला है। अब क्योंकि पंजाब और हरियाणा सोचो ये कोई बहुत यहाँ पे मानसून कोई अच्छा खासा तो है नहीं, यानी ग्राउंड लेवल वाटर पहले से नीचे है, बटन दबाई और इतनी ज्यादा पानी आ गया, जितनी सप्लाई हो नहीं रही पानी, भाई पानी अंडरग्राउंड में कैसे पहुंच रहा है, पानी अंडरग्राउंड में कैसे पहुंचता है। बारिश हुई, ऊपर करके धीरे धीरे नीचे पहुंच गया, बारिश हो नहीं रही, पहले से नीचे, आपने बटन दबाई उसको और नीचे कर डाला ग्राउंड वाटर लेवल को, ठीक है। आपने और ग्राउंड वाटर लेवल इसको नीचे कर दिया, तो एक तो ये सबसे बड़ी अब समस्या खड़ी हुई ग्रीन रेवोल्यूशन से। और क्योंकि आपने क्या है, एक बटन दबाई पूरी फील्ड को भर दिया पानी से, अरे क्या है, बटन ही तो दबानी है, भर दिया उसको, पैसे भर देंगे जो थोड़े बहुत बिजली के आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी वगैरह भी उस टाइम पे दी गई। तो उससे हुआ क्या, वाटर लॉग्ड जो फील्ड है, वाटर लॉगिंग जो हो रखी है, राइस की फील्ड में तो वाटर लॉगिंग चाहिए ना, राइस की फील्ड में, क्योंकि उसमें तो वाटर लॉगिंग चाहिए, को भर भर के पानी चाहिए, जहां नहीं चाहिए वहां पे भी यूज किया, और जहां चाहिए तो वहां तो चाहिए। लेकिन पंजाब और हरियाणा ये राइस की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल जगह नहीं है, ये उसके लिए तुम्हारा बिहार और ईस्टर्न यूपी है जहां बारिश होती है, जहां बारिश होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशंस नहीं है, यहाँ पे कैसी कंडीशंस है, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है,
पानी बरसता कम है और उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो अब जब पानी है अब भर दोगे फील्ड में, उसका इवापोरेशन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा जो उस वाटर में सॉल्ट कंटेंट है वो बच जाएगा सॉइल में मौजूद, तो एल्कलिनिटी उसकी बढ़ गई। एल्कलिनिटी क्या हुई? बढ़ गई। और जो एल्कलाइन सॉइल होती है इसको हम ट्रीट करते हैं जिप्सम से, और अगर एसिडिक सॉइल होती है तो उसको हम लाइम से ट्रीट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। विलियम गॉड ने टर्म दिया था, फादर किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कब आया था, कहाँ आया था, कितने फेज में आया था, और ये थर्ड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी के चलते हमने 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित करता है, उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। सर मिनरल्स इन इंडिया होगा, कल होगा, नो नेम जी, कल होगा, ठीक है। किसी कोई डाउट? बड़ा एक्सपोर्टर किसका? जूट का। वहां से छूटा था क्या? सर ये क्लास ओल्ड बैच में नहीं, रॉबिन सिंह, ये एग्रीकल्चर का अलग से नहीं हुआ था पिछले बैच में, बिकॉज उस टाइम पे मेंस लगा हुआ था, तो उसकी वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वही फिट करवाए गए थे। तो अभी इसलिए हम बात करते हैं कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाना, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, एवरग्रीन। नो डाउट, ओके। क्वेश्चन करेंगे, बस ये थोड़ा सा कर लें, 2-3 स्लाइड्स और बची हैं, बस ये आखिरी टॉपिक, इसके बाद डिफरेंट कल्चर, बस आखिरी है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये आपके मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। मिल्क प्रोडक्शन, जिसको दुग्ध उत्पादन बोलते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से। इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। फ्लड किसकी? बाढ़ किसकी? दूध की बाढ़। और इसने इंडिया में बहुत ज़्यादा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मिल्क की एक तरह से स्कार्सिटी को खत्म किया, और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है इस समय ऑलमोस्ट टॉप पे रैंक करता है। और आप कमेंट में चाहिए बताइए इसके फादर किसको बोलते हैं, ठीक है, इसके फादर किसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के, ठीक है। तो जो हमारी अमूल है, आपने अमूल कंपनी का नाम सुना होगा, वो एक्चुअल में इसी का जनक है, मिल्क प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन फ्लड का, व्हाइट रेवोल्यूशन का, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका फादर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अब यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट तरह के हम कल्चर्स यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। डिफरेंट कल्चर्स इन एग्रीकल्चर बोलना थोड़ा सा गलत रहेगा। चलो ये आपका 1970 के टाइम पे आया था, ठीक है, 1970 से लेकर 96 तक रहा था मेरे लिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया। अब आते हैं डिफरेंट कल्चर्स। क्या कल्चर्स होते हैं आपने सुना होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा इतने टाइम तक आपको। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी है भैया, ठीक है, टी है, एन नहीं है। विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर गेस करिए किससे एसोसिएटेड होगा, गेस तो कर ही सकते हैं, गेस करने में क्या जा रहा है। पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर, और कोई कल्चर नहीं, इतने कल्चर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉटी, तो वही जो बगानी वाली, यानी हम बोल सकते हैं इसको गार्डन। हॉटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये एग्रीकल्चर में, पता क्या होता है, एग्री का मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अच्छा एक और नोट करो, हाइड्रोपोनिक्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स आजकल काफी चल रहा है, क्वेश्चन पे इतनी पूछा जा चुका है एक बार। तो ये है आपका गार्डन क्रॉप, ठीक है, गार्डनिंग इसको बगानी बोलते हैं। विटीकल्चर अंगूरों की खेती को बोलते हैं ग्रेप्स। एक्वाकल्चर जो भी हमारे एक्वा मतलब एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट और प्लांट एंड एनिमल्स। और जो सिर्फ फिशेस से एसोसिएटेड हो, सिर्फ फिश से, वो पिसीकल्चर में आएगा। सेरीकल्चर सिल्क से आएगा। सिल्वीकल्चर किससे एसोसिएटेड है बताइए? एपीकल्चर बीज, जो आपने देखा होगा मधुमक्खियों का रियरिंग कुछ लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं, जो मधुमक्खियां पालते हैं फिर उसे शहद निकालते हैं और उस शहद को बेचते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। बात करें अगर हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स होता है आपका जहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के, पानी का इस्तेमाल करके ही सिर्फ क्रॉप को उगा लिया जाता है, ठीक है, ये होता है हाइड्रोपोनिक्स। और सिल्वीकल्चर की बात करें तो जो सिल्वीकल्चर होता है ये होता है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक तरह से होता है उसको करना, उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। और एक जापान की एक टेक्निक है, नाम याद नहीं आ रहा उसका, अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे अर्बन जगहों में फॉरेस्ट उगाना, उसको कुछ बोलते हैं यार, इसी को नाम पता है क्या? वो जापानीज टर्म है, वो एम से नाम शुरू होता है उसका, एम से नाम शुरू होता है, किसी को पता है? मिट्सो करके कुछ होता है, ठीक है, मिट्सो करके उसका कुछ नाम होता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है, एम से होता है। लेकिन चलो आते हैं अभी सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स पे। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर द डे, कि सॉइल को किस तरह से कंजर्व किया जाता है। किसी को नहीं पता, एम से नाम है यार उसका। चलो, विदाउट सॉइल मतलब, विदाउट सॉइल का मतलब है तो मिट्टी नहीं होगी, सिर्फ पानी से ही होगा, पानी से उगा लेते हैं, उसी को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। मियाँ करके कुछ है यार, मियाँ तो याद आ रहा है लेकिन मिट्सो मियाँ करके कुछ ऐसा कुछ है। ओम ने सही बताया बिल्कुल, मियाँ कावी, मियाँ कावी, हाँ मियाँ कावी मेथड बोलते हैं। ये अर्बन में फॉरेस्ट उगाने की टेक्निक होती है, मियाँ कावी मेथड। चलो सॉइल कंजर्वेशन मेथड पे आते हैं। सॉइल के डिफरेंट कंजर्वेशन मेथड होते हैं, तो उसमें से ये पहला है, इसको बोलते हैं कॉन्टूर बंडिंग, ठीक है। बस 2 मिनट का और मुश्किल से 2 मिनट, 2 मिनट आप टाइमर भी लगा सकते हो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल मियाँ कावी सबका सही है, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है आपको, उसको बोलते हैं कॉन्टूर बंडिंग या फिर कॉन्टूर प्लॉइंग, कॉन्टूर बंडिंग या फिर कॉन्टूर प्लॉइंग। ये क्या होता है? यहाँ पे हम कॉन्टूर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि जहाँ पे हिली ट्रैक्ट्स होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे बीच में या तो कुछ हम इस तरह का अरेंजमेंट कर देंगे, पत्थर वगैरह रख देंगे उनके बीच में, मिट्टी से जमा देंगे, या फिर कुछ पेड़ पौधे ही लगा देंगे, जिससे कि सरफेस रन ऑफ ना हो, पानी बरसेगा तो अगेन टॉप सॉइल निकलेगी यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे लगा देंगे पेड़ पौधे तो टॉप सॉइल नहीं उतनी जल्दी निकल पाएगी, इसको कॉन्टूर बंडिंग बोलते हैं। ये टेरेस फार्मिंग की तरह कुछ लग रही होगी, लेकिन टेरेस फार्मिंग नहीं है। टेरेस फार्मिंग का क्या, आप सीढ़ी बना रहे हो, सीढ़ी में कल्टीवेशन कर रहे हो, सीढ़ी में उगा रहे हो, यहाँ पे क्या एजेस में आप उगा रहे हो, ठीक है, सो दैट पानी का रन ऑफ ना हो, इसलिए मैंने आप कर रहे हो कॉन्टूर बंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्चिंग। ये क्यों किया जाता है मल्चिंग?
मल्चिंग इसको पलवार भी बोलते हैं। पलवार ये क्या होता है, इसमें हम पराली क्या होता है, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान की खेती हो गई, तो उसके बाद कुछ बचता है, रेजिड्यू बचता है, उसको पराली बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पराली को या फिर कुछ किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को हम मिट्टी में डाल देते हैं, सो दैट जो सॉइल का मॉइस्चर है वो सॉइल अपना मॉइस्चर को रिटेन रखे, सॉइल अपने मॉइस्चर को रिटेन रखे, नहीं तो धूप पड़ेगी तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम मल्चिंग को करते हैं, पलवार को करते हैं, जहाँ खुली मिट्टी में हम मल्च को डाल देते हैं। मल्च क्या है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर क्रॉप का रेजिड्यू। एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे इज दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। आज ही पीवाईक्यू में क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, जहाँ पे जोर की हवा चलती है तो उससे जोर की हवा से जो मिट्टी है वो उड़ जाती है टॉप सॉइल, तो उसको रोकने के लिए, हवा की वेलोसिटी को रोकने के लिए, वेलोसिटी तो कौन सी एनर्जी है जरा कमेंट बताइएगा। तो ये बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, इनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें, इसको हम रोकते हैं, ठीक है। खत्म होता है लेक्चर, अब जल्दी से क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मुझे लगा नहीं था इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर करो एकदम झट क्वेश्चन काट डालो। इसमें थिंक ऑप्शंस में कुछ सब कैसे चलो। तो आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, ऑड वन को पहचाने। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, सीड फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दो ऑप्शन, या तो पता नहीं ऑप्शंस में गलत है क्या कुछ, क्योंकि ये दोनों तो ऑड होंगे। एक सेकंड, फिर ऑड होना चाहिए यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसा है, जहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया, हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज किया, फर्टिलाइजर भर भर के यूज किए। उस फर्टिलाइजर को यूज करने की वजह से हुआ क्या, ये भी एक डाउन साइड है, ध्यान रखना, ये भी एक नेगेटिव है हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसको आप उसी में नेगेटिव्स में लिखेंगे। ये क्या डाउन साइड है ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि इसमें जब फर्टिलाइजर का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे सॉइल में, तो आपने एक्स अमाउंट ऑफ मान लेते हैं फर्टिलाइजर का यूज किया। अब जब आप अगली बार क्रॉप को उगाएंगे तो आपको 2x यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 2x नहीं, लेकिन x प्लस डेल्टा तो जरूर करना पड़ेगा, कि कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर आपको डालना पड़ेगा अगर उतनी प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए लैंड से। तो फर्टिलाइजर का यूज किया, इसके वजह से और फर्टिलाइजर कि इसीलिए बोल रहे हैं कि अब हमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसकी तरफ जाना है। आवाज कम क्या आवाज कम कहा जाए, आवाज कम क्या इशू आ रहा है, देखते हैं। आवाज अभी भी कम आ रही क्या, एक बार बताना, आवाज अब तो कम नहीं आ रही होगी, एक बार कंफर्म करना। विच द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, मैं सुन लेता हूं एक बार। हाँ तो यार आवाज है फालतू में ही, आवाज कम आ रहा है, इतनी जोर की तो आ रही है आवाज यार, हैं? आंसर क्या होगा, राबी क्रॉप कौन सी है, तो राइस खरीफ है, कॉटन खरीफ है, मेज मेज कैसा नाम है, हिंदी नाम है, खरीफ होगा, ठीक है। मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड, ठीक है। और आपकी वो कैस्टर, ये सब कैसे नाम थे हमारे, इंग्लिश नेम थे, ठीक है। तो राबी हो गया, राबी हमारा सर्दियों वाला होता है, यानी कि इसको बुआई होती है अक्टूबर के टाइम पे, कटाई होती है अप्रैल के टाइम पे। अगला हमारा ये क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। आवाज ओके होनी चाहिए यार। और डस ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति है हमारी, क्या हरित क्रांति है, क्या हरित क्रांति है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, ठीक है, फूड ग्रेन। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, बताओ जल्दी से, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फूड क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं और लाइव स्टॉक भी उसको रियर कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और पशुओं को भी पाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लांटेशन में क्या था, प्लांटेशन में एक सिंगल क्रॉप बिग पार्ट ऑफ लैंड, लार्ज पार्ट ऑफ लैंड ग्रो करते हैं, जैसे कि कपास हो गई, जूट हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, टी हो गया, रबर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, विच इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मिलेट्स और कोर्स ग्रेन्स। मिलेट को हम कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसका कौन सा एग्जांपल नहीं है। जवार भी, रागी भी, ये गेहूं नहीं है, गेहूं क्या है, वीट क्या है, स्टेपल क्रॉप है, ठीक है, स्टेपल क्रॉप है इंडिया की। एग्रीकल्चर सेंसस हर कितने साल में होता है, कितने साल की ड्यूरेशन होता है, 6 ईयर्स, 5 ईयर, 4 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, कितने साल की ड्यूरेशन होता है। तो एग्रीकल्चर सेंसस होता है हर 5 साल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इसको बोलते हैं, सेरीकल्चर सिल्वीकल्चर में कंफ्यूज नहीं करना है। सेरीकल्चर होता है सिल्क वाला, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। सेरीकल्चर होता है आपका सिल्वीकल्चर, ठीक है। और सॉरी सेरीकल्चर होता है आपका सिल्क से एसोसिएटेड, और सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये आपका फॉरेस्ट से एसोसिएटेड होता है, जंगल राज, ठीक है। 8 कल्टीवेशन ऑफ कॉटन को कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए सर, कपास की खेती के लिए कितने पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायरमेंट होती है इसका। 9th, the technique of water plants by the technique of watering plants by making use of narrow tubes which deliver water directly at the base of the plant is called as, संकरी नलियों का उपयोग करके, मतलब इस तरह से हम क्या करें, पाइप डाल के डायरेक्टली रूट्स तक, इनकी जड़ों तक पानी पहुंचा देते हैं। ये क्यों किया जाता है, सो दैट वाटर लॉस को अवॉइड किया जा सके, और एकदम ऐसा नहीं फील्ड को भर डाला, एक तो वाटर लॉस होगा उससे, दूसरा सॉइल की अल्कलिनिटी भी बढ़ेगी, लवणता जो हमने अभी देखी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो साइड इफेक्ट है। तो हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल क्या होते हैं, स्प्रिंकल ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, जैसे फुहारे से मारते हैं चारों तरफ, छोटा बहुत छोटा, ये क्या सीधे जड़ों में सप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ, खरीफ फसल का इनमें से कौन सा उदाहरण है, वीट है, राइस है, बार्ले, मस्टर्ड है, बार्ले, मस्टर्ड, ठीक है, बार्ले, मस्टर्ड, वीट, कैस्टर, लिनसीड, रेपसीड, पीस, ये सब क्या होता है इंग्लिश में, राबी क्रॉप, राइस, चावल बोलो अगर इसको, चावल राइस नहीं बोलेंगे, ठीक है, चावल बोलेंगे, कपास बोलेंगे, मूंगफली बोलेंगे। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, आसान है, ठीक है, संदीप में नहीं, लेकिन सच में आसान है कि मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स की फैमिली, सब्सिस्टेंस, ठीक है, निर्वाह कृषि, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव और दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव, गहन निर्वाह और प्रिमिटिव, ठीक है। गहन में क्या, कम पार्ट ऑफ लैंड है, और जैसे इंटेंसिव अगर देखा जाए तो कहां प्रैक्टिस होगा, इंडिया जैसे देशों में, इंडोनेशिया जैसे देशों में, जापान में, कनाडा जैसे देशों में होगा क्या, ये इंटेंसिव नहीं होगा। कनाडा बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन है कम, एरिया ज्यादा, पॉपुलेशन है कम, तो प्रेशर लैंड पे कम पड़ेगा, लेकिन एरिया छोटा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस पे लैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, वो बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर उसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, अभी देखें ड्रिप इरिगेशन। सॉइल लेस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज, जिसमें कि मिट्टी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं। सिर्फ बैच में एक्स्ट्रा क्लास हमको ओल्ड बैच में दिलवा दो, यही तो एक्स्ट्रा क्लास हो रही है रॉबिन जी है, और आपको बैच में सूचित भी कर दिया टेलीग्राम में, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई और भी बीच में हो गया, आज हुई है, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल भी दिया था प्राइवेट टेलीग्राम पे, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई है। सॉइल लेस एग्रीकल्चर की बात करें, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, देख चुके हैं इसको, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी देख चुके हैं, जिसको स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, ये हाइड्रोपोनिक्स आपने कोई लोग पूछा था ना, यहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं होता, पानी का यूज होता है, पानी है कुछ इस तरह से टेक्निक यूज की जाती है, उसी में ये ग्रो कर जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चर। एगर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है, एगर का मतलब मिट्टी होता है, सॉइल होता है ना। 15th, इन द नॉर्थ वेस्टर्न, बस 5 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कल के क्वेश्चन नहीं हो तो कर लेंगे ना। चलो, तो इन द नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डैश इज द मेन फूड क्रॉप, तो मेन फूड क्रॉप कौन सी होती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में, तो ये वीट होती है ना, गेहूं होता है, और ईस्टर्न और साउथ इंडिया में राइस होता है, चावल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप, तो फाइबर क्रॉप इसमें से कौन एग्जांपल होता है, मैंगो, हेम्प, रबर, कॉफी, मैंने आपको बताया था, एक तो हमारा कॉटन होता है, कपास, सिल्वर फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर कौन सा होता है, जूट, वो भी हमारा फाइबर है, और हमारा हेम्प यानी जो भांग होता है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द
परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया एज पर टू द 2009 डेटा बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। आपको पता होना चाहिए जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इंडिया मतलब एग्रीकल्चर में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो देखेंगे, और ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है, इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। और जब हम आजाद हुए तो रफली हमारी 75% जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, ठीक है। जितने जिसके भी इधर उधर क्वेश्चन से मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन बाद में अभी इस पे टॉपिक पे फोकस रखिए। 51.09% डीडीटी एडवर्सली अफेक्ट्स एनवायरमेंट बिकॉज डीडीटी क्या करता है, एडवर्सली यानी एडवर्सली अफेक्ट करता है मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालता है, कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो इट किल्स बेनिफिशियल इंसेक्ट लाइक हनीबीज, इट कैन अलाउ ग्रोथ ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, इट कैन प्रमोट हार्मफुल इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड इट किल हार्मफुल, और हार्मफुल को मारेगा जो हार्मफुल है, तो ये फिर एडवर्स इफेक्ट कैसे हुआ, ठीक है, एडवर्स कैसे हुआ, इट विल प्रमोट हार्मफुल, इट कैन अलाउ ग्रोथ ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक है, इट विल किल बेनिफिशियल। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, डीडीटी क्या करता है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको मार डालता है, इसलिए एडवर्सली इफेक्ट करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन दी गिवन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग ऑफ इंडिया व्हिच इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का इसमें से कौन सा क्या पूछा है, प्रिमिटिव का कौन सा एग्जांपल है, तो हमने इसी तरह से पढ़ा था ना, एक तो सबसिस्टेंस और दूसरा कमर्शियल। सबसिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव और इंटेंसिव, और कमर्शियल को प्लांटेशन और कमर्शियल में किया, कमर्शियल को प्लांटेशन और इसमें किया था प्लांटेशन, और आपका था दूसरा कौन सा था, एक तो प्लांटेशन और कौन सा था दूसरा कैश क्रॉप, वो तो खैर प्लांटेशन हो गई थी, दिमाग से एकदम उड़ गया। क्या पता तुमको जल्दी से बताओ, तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन द गिवन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग ऑफ इंडिया व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, तो आंसर क्या होगा, स्लैश एंड बर्न, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हेल्दी, हमने कहाँ पे पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा था। हाउ कैन आई सबका सही है, ठीक है, मिक्स पढ़ा था, बिल्कुल मिक्स पढ़ा था, मिक्स फार्मिंग, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक दोनों होता है। इंडिया लॉस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ डैश ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, तो हमने कौन सा पार्टीशन खो दिया था, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉटन होती है उस साइड है ना, कॉटन होती है, कपास, तो ऑप्शन नंबर डी, जूट तो ईस्टर्न इंडिया में होता है। ये थिंक आप कर लेंगे, है कि नहीं, कुछ ही क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, किस वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ सेमी एरिड, तो मेन फूड क्रॉप कौन सी, जवार, मेज, बाजरा या फिर रागी। तो सेमी एरिड जो होता है इलाका, वहीं पे हमारे क्या होता है ना, जो मिलेट होते हैं, मिलेट जिनको हम श्री अन्न या फिर सुपर फूड बोलते हैं, एक तो ग्लूटेन फ्री होते हैं, न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं, और इनको वाटर भी नहीं चाहिए होता, वाटर भी बहुत कम चाहिए होता है, इसलिए सेमी एरिड इलाकों में हो सकते हैं। फर्टिलाइजर की जो बहुत ज़्यादा कोई नीड नहीं होती, इनको फर्टिलाइजर ऐसे ग्रो कर दिया जाता है, तभी तो इनको गाँव में गाय भैंसों खिलाया जाता था, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको एक तरह से वो फर्टिलाइजर भी नहीं चाहिए, तो ये बाजरा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बाकी आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, आप कर लेते थोड़े से जल्दी से, अपने सब का पानी टूटने मत दीजिएगा, कल सॉइल टॉपिक वाले जो थे हमारे क्वेश्चन उनको कर लेते हैं, सॉइल और नाशिक जल्दी से। थैंक यू सर, गुड नाइट, बेटा निकलो पहले तुम पहले फुर्सत में, गुड नाइट है, अभी समय गुड नाइट होने लगी, उसको बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन और कर लो हमारे साथ चलना, लेकिन ना अकेले हमें डर लगता है बाहर जाने में, ठीक है, हमारे साथ चलना। आइडेंटिफाई द ब्लैक सॉइल, कहाँ मिलेगी, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, रिवाइज करके हैं तो एकदम आसान होने चाहिए क्वेश्चन। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट थ्राइव्स बेस्ट इन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल, गेहूं किस टाइप की सॉइल में होता है, येलो सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, वेल ड्रेन्ड, लोमी सॉइल। तो जो हमारी एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, उसमें जो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होती है उसमें खूब अच्छे से ग्रो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिक्वायर्स मिनिमम टिलेज बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ कल्टीवेटिंग फीचर, कौन सी होती है सेल्फ कल्टीवेशन की जो कैपेसिटी होती है, खुद को जोत लेती है, स्व जोताई, सेल्फ ग्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये होती है हमारी ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुलर के नाम से भी जानते हैं। डेक्कन ट्रैप में देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप कॉटन सबसे बढ़िया ग्रो करता है, जिसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, कॉटन को, कपास को, है ना। लैटेराइट में कॉफी, कैश्यू नट, ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है, ठीक है, लीचिंग की वजह से बनती है निचलन प्रक्रिया। रेड सॉइल रेड क्यों होती है कमेंट में बताएंगे। कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो रंग होता है इसका लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। और रेड सॉइल की बात करें तो रेड होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और ये लो रेनफॉल एरियाज में देखने को मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय सॉइल, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कौन सा एग्जांपल है, तो हम तुमको मैक्रो के बारे में बताए थे। मैक्रो क्या होते हैं, एक तो एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ये पोटेशियम का सिंबल होता है, केमिस्ट्री में पढ़े नहीं, पढ़ लेंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी हमारे मैक्रो होते हैं, 6 होते हैं, इसको छोड़ के जितने हैं सब माइक्रो हो जाएंगे। पोटेशियम मैक्रो, आयरन हो गया माइक्रो, ठीक है, मैक्रो मैक्रो मैक्रो, ठीक है। सिक्स्थ, बाय विच प्रोसेस, बस 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होगा। बाय विच प्रोसेस वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट, क्या होता है, हमने पढ़ा था लीचिंग होती है, जहां पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या तो वॉश अवे हो जाते हैं या तो अंडरग्राउंड में वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और ये क्यों होती है लीचिंग, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो यहीं पे हमें किस टाइप की रेनफॉल देखने किस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, एल से लीचिंग, एल से लैटेराइट, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स, यानी उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल फैक्ट्रीज में होते हैं। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट रिच होते हैं तभी तो डालते हैं, नहीं तो क्या भैया छीलने के डालते हैं उनको, किसलिए डालते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जैसे एनपीके वगैरह जो फर्टिलाइजर में होता है। दे आर मैन मेड, बिल्कुल मैन मेड होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ये ह्यूमस, इनमें ह्यूमस कहां से आ गया भाई, ह्यूमस तो ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेड और डिकेइंग प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उससे ह्यूमस बनता है, जो टॉप सॉइल में देखने को मिलता है। एट, विच लेयर ऑफ द सॉइल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सबसे ज्यादा सांद्रता होती है, बिल्कुल अनुराधा, मयंक, आयुषी, संजना, अदिति, स्वर्णली, रशिका, स्टीव, अंजलि, मानसी, शर्मिष्ठा, सबका सही आंसर है। चलो तो आंसर क्या होगा, पेरेंट रॉक तो सबसे नीचे है, ठीक है, थोड़ी सी वेदरिंग हो गई, ये होराइजन सी हो गया, सब सॉइल होराइजन बी हो गया, टॉप सॉइल में हो गया ऑप्शन नंबर सी, टॉप सॉइल के ऊपर एक ऑर्गेनिक लेयर होती है जिसको ओ होराइजन के नाम से जानते हैं। एरिड सॉइल कहां पे देखने को मिलेगी टिपिकली आपको, तो जहां पे एरिड कंडीशंस होंगी, सूखी कंडीशंस होंगी, एरिड कंडीशंस कहां पे होती हैं, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली यानी कि वेस्टर्न राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एकदम सब चीजें कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। सॉइल और सी कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन है। सैंडी सॉइल होती है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, क्लेई ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स देखने को मिलता है। सर मेरे में आया था एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल में होता है, तुम्हारे में आया तो देख नहीं लिया, अभी एग्रीकल्चर सेंसस सो रहे थे बिटलर हैं, क्यों अभी देखा था 5 साल में होता है, साल में, ठीक है। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, तो जब भी इस तरह का सवाल आए जहां पे दो चीजें लिखी हो तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन दोनों चीजों को रिवर्स कर दिया गया होगा, उनकी डेफिनेशन को पलट दिया गया होगा, तो इसका खासा ध्यान रखना आपको। यहाँ पे वही हुआ है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल होता है वो रिलेटिवली हायर, जो प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल होता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो होते हैं सैंडी में, और छोटे पार्टिकल होते हैं क्ले में, उल्टा कर दिया इसने, तो आंसर नीदर 1 नॉट 2 होगा, करेक्ट पूछा है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो नीदर हो जाएगा, ठीक है, नीदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के संचय को निर्धारित करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में काफी चीजें थी, एक तो पेरेंट रॉक थी, दूसरा वहाँ का क्लाइमेट था, ठीक है, तीसरा वहाँ का टोपोग्राफी था, या फिर तरह से रिलीफ फीचर्स कैसे हैं वहाँ के, ठीक है, और वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे डिटरमाइन करती हैं, क्लियर है। तो पेरेंट रॉक हो गई, क्लाइमेट हो गई, टोपोग्राफी भी थोड़ी हो गई, और आपका ऑर्गेनिज्म भी होगा, तो पेरेंट रॉक बिल्कुल होगा। फ्लोरा फौना भी एक तरह से, ठीक है, फ्लोरा भी होगा और रिलीफ फीचर्स भी होंगे, लेकिन फौना नहीं होगा, ठीक है, फौना ये नहीं होगा, पशु वर्ग, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखा करिए, नॉट करेक्ट या फिर करेक्ट क्या पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेस्ट सॉइल और ब्लैक सॉइल, तो दीस सॉइल्स आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, ब्लैक सॉइल जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, तो हम लोगों ने देखा था एलुवियल सॉइल के रिगार्डिंग कि ये रिच होती है पोटाश में
और पुअर होती है फॉस्फोरस में। और उसको हमने इस तरह से देखा था कि कैसे वो पुअर होती है फॉस्फोरस में, कि भाई फॉस्फोरस जैसे कि रेड फॉस्फोरस जो माचिस की तीलियां होती हैं उसमें होता है, तो अगर ज़्यादा होगा तो लोग बनाने लगेंगे। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बिल्कुल टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है, टाइम होता है। फ्लोरा फौना दोनों होगा, बिल्कुल रिलीफ होना चाहिए इसका, ठीक है। अब रिलीफ मैंने इसलिए यहाँ पे पूछा ना, ओके 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 सॉरी, नॉट नहीं पूछा था। ओके सॉरी 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 रियली सॉरी, रिलीफ इसका आंसर होगा, रियली सॉरी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी फैक्टर, वही मुझे लगा डाउट आ रहा था कि इसमें तो सारी फैक्टर्स होते हैं। इसमें ये पूछा है कि एक्यूमुलेशन, मुझे मैंने गलती से ये समझ लिया कि इसमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इसमें यहाँ पे पूछ रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ जो सॉइल है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है कि डीप ब्रीथ लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो रिलीफ जो है एक्यूमुलेशन को डिपेंड करता है। एक्यूमुलेशन जो है कि टाइम जो फैक्टर होता है, टाइम भी डिटरमाइन करता है, बिकॉज हजारों साल लग जाते हैं फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनाने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं टाइम का फैक्टर भी एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। रिलीफ इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। थोड़ी सी मुझे स्पीड इसलिए भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी बिकॉज मेरी तुरंत इसके बाद भी एक क्लास है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड अप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। हमने देखा था मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। मिक्स में कि मैंने सारी सीड्स डाल दी फील्ड में, ठीक है, सारी सीड्स इस तरह से डाल दी। इंटरक्रॉपिंग में क्या ऑल्टरनेट 1 2 1 2 1 2 इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी कॉन्टूर प्लॉइंग, क्या जहाँ पे आपने कॉन्टूर बैरियर्स लगा दिए हैं जिससे कि सरफेस रन ऑफ कम हो जाए, सॉइल इरोजन ना हो। शेल्टर बेल्ट, जहाँ पे हमने विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के लिए। टेरेस फार्मिंग, जो टेरेस में कर रहे हैं फार्मिंग। इन विच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट, देख चुके हैं, ये बोलते हैं इसको शेल्टर बेल्ट। मल्चिंग क्या होती है? मल्च यानी कि ऑर्गेनिक मैटर क्रॉप रेसिड्यू को डाला जाता है सो दैट सॉइल मॉइस्चर रिटेन रहे। 15 ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग लैटेराइट। तो रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र, केरल एंड मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स, सही है। जनरल रीजन में गलत है, ठीक है। ह्यूमस में जितनी भी हमारी ज्यादा इंडियन सॉइल है, एलुवियल हो चाहे ब्लैक हो, सब लो होती है, ठीक है। टी कॉफी के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है। लैटेराइट हम देख चुके हैं अभी, और हाई टेंपरेचर हेवी रेनफॉल में होती है, कल देखे थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? तो इंडिया में सबसे ज्यादा टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, जो हमें ईस्टर्न रिवर्स एंड डेल्टा में देखने को मिलती है। दो तरह की होती है, नई होती है और पुरानी होती है। न्यू को क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, कर लेंगे आराम से, ठीक है एकदम। खादर इसका आंसर होगा, इसका भांगर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्चिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, अभी एनवायरमेंट वाले सेक्शन पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको। तो इसमें आपका सॉइल इरोजन इसका प्रकार नहीं होता, डिकम्पोजिशन में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, कि किस तरह से डिकम्पोजिशन होता है चीज़ों का। जब हम डिफरेंट तरह की फूड चेंज पढ़ेंगे तो डेट्रिटस फूड चेंज इसको पढ़ेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीज़ों का टूटना। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस का जमा होना। ह्यूमस एक तरह का डार्क एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, ठीक है। और लीचिंग का मतलब होता है निछालन प्रक्रिया। लावा प्लेट्यू में किस तरह की सॉइल होती है, कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिस्कोर, तो इसको बोलेंगे लैंड रिक्लेमेशन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। भूदान आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, ठीक है, और किस गांव से? गांव में बता देता हूँ, पोचमपल्ली गांव है तेलंगाना में, वहां से शुरू हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है, जो बाद में ग्राम दान मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। भूदान का मतलब भू यानी जमीन का दान करना, डोनेट करना। ग्राम दान का मतलब होता है ग्राम पूरा का पूरा गांव डोनेट करना, ठीक है, क्या बताएंगे। ये भी कर लेंगे। कॉफी किसमें ग्रो होती है? नॉट इफेक्ट ऑफ दी, तो इसमें से कौन सा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को इफेक्ट नहीं करेगा? तो क्लाइमेट करेगा, पेरेंट मटेरियल करेगा, टोपोग्राफी भी करेगी, लैंडस्लाइड ये कोई फॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या आंसर होगा? व्हाट डू वी कॉल द वेट ऑफ अ सॉइल दैट कैन विथस्टैंड सेवियर डैमेज टू द क्रॉप्स, तो ये होगा वेट ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ये क्वेश्चन करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। अब जो लोग छोड़ के चले गए तो उनके साथ तो क्या नुकसान हो गया, लेकिन क्या करें, अब उनको जाने की भी जल्दी जो रहती है। उनको लगा था कि वही हो रहा है जो हो चुका है, लेकिन मिठाई रखी है मेरे पास में, खा ले, क्या खा लेते, थोड़ी सी काफ़ी लो एनर्जी लग रही है। आंसर तो बिल्कुल विनोबा भावे। चलो, तो ये होता क्या है, देखो इसको मैंने आपको पढ़ा नहीं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एल्फी सॉल, मॉली सॉल, इंसेप्टी सॉल, एडी सॉल, वर्टी सॉल, ये डिफरेंट तरह के सॉल का मतलब सॉल होता है। एनसीईआरटी मॉडल इसके बारे में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी मॉडल इसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इसमें डीप में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पूछा कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल, तो मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल हमने क्या पढ़ा? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में ध्यान ये रखिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहुत ही मैच्योर नहीं होती है, बहुत लो मैच्योरिटी की सॉइल है। लो मैच्योरिटी की सॉइल को हम इंसेप्टी या फिर एंटी सॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंसेप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ठीक है 94 इसका आई थिंक मॉली सॉल तो नहीं होगा, इंसेप्टी सॉल होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है और उसमें आपका इंसेप्टी सर खेले। 7 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए क्या? कौन सी वाली है सर, बटा ब्रांड तो नहीं पता हमको, ठीक है। तो लो मैच्योरिटी होती है इंसेप्टी या फिर एंटी सॉल। एक और याद रखना, जो ब्लैक सॉइल होती है उसको हम वर्टी सॉल की कैटेगरी में डालते हैं। वर्टी सॉल, सॉल का मतलब होता है सॉइल, ठीक है, और वर्टी का मतलब होता है इन्वर्ट। तो ब्लैक सॉइल इन्वर्जन से बनती है, तो वर्टी सॉल बोलते हैं ब्लैक सॉइल को, और जो इंसेप्टी और जो एंटी सॉल होती है वो लो मैच्योरिटी की सॉइल होती है, जैसे कि हमारी एलुवियल सॉइल, ठीक है। चलो, मिठाई क्रॉस और विमल टीका बहुत मारेंगे तुमको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, बस ये क्वेश्चन कर दो, सही कर दो, दिल मेरा खुश कर दो तुम, बस आज कर दो इसको जल्दी से। मिठाई मत खाओ, डाइट डाइट तेल लेने, डाइट कुछ खाने के लिए कुछ तो है, डाइट उसके लिए होता है जो भाई जिसने खा के बहुत मोटा हो गया, भाई मैं मोटा नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर बात करें, पतले भी नहीं मोटे भी नहीं, तो चलता इतना। तो हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा ह्यूमिडिटी भी। अब हैवी रेनफॉल तुम लेटराइट तो हैवी पीटी सॉइल होगा इसका आंसर, ठीक है। लो रेनफॉल रेड, हाई रेनफॉल हाई टेंपरेचर लेटराइट, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी पीटी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करना है, नेशनल पार्क को भी थोड़ी सी टेंशन दे लेते हैं, जल्दी से करिए पहला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बस होंगे नेशनल पार्क के, सच बता रहा हूँ, इसके बाद कोई एक क्वेश्चन भी नहीं हो, सिंगल क्वेश्चन हो तो छोड़ चले जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एंड वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिक कैटल प्रोटेक्टेड इन सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया लाइक नागरहोल और बांदीपुर में किस तरह का कोई जानवर मिलेगा, बताओ। तो मिलेगा आपको गौर, ये तरह की काली मतलब जंगली भैंस होती है ये, ठीक है। ये है कहाँ पे? नागरहोल, बांदीपुर, बनारघट्टा, बताओ कहाँ पे जल्दी से। गोरुमारा, गोरी कौन थी हमारी? नोरा जी, ठीक है। नोरा जी से नेवरा वैली नेशनल पार्क, सुंदर भी थी, सुंदरबन नेशनल पार्क, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल की गोरी नोरा जी हमारी थी, जल की रानी थी, तो जलदापारा नेशनल पार्क, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के सारे, नागरहोल, बांदीपुर और बनारघट्टा। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? जिम्मी जी किसके लिए लेके गए थे? जिम्मी जी के लिए हमारे राजा जी ले गए थे, तो राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट हमारा पहला भी नेशनल पार्क 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, तब इसका नाम क्या था? कमेंट बताएंगे पुराना नाम। और यहीं पे आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया था, कब किस ईयर में, ये बताएंगे जल्दी से।
मुझे तो फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? गुगामल, ताडोबा, नवगांव या फिर बांधवगढ़। तो भाई नवगांव भी हमने देखा था, ताडोबा भी देखा था, गुगामल नहीं देखा था, लेकिन बांधवगढ़ तो देखा था ना मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी खत्म, ठीक है। और इसका नाम पूरा नाम हेलीज नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, 1973 में इसी नेशनल पार्क से। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? ये पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ आखिरी क्वेश्चन होगा। चलो, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर। तो 2 ग्राम किशमिश, किशमिश से किश्तवाड़। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क है? कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है? 2 ग्राम किशमिश, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क था। हेमा जी को दी थी हेमिस नेशनल पार्क। और किसने दी थी बताएंगे जल्दी से कमेंट में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। तो हेमिस आपका तो खैर वहाँ पे है लद्दाख में। स्टेट की अगर बात करें जहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। और प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। बस आखिरी क्वेश्चन है ये। एल्स डियर सब स्पीशीज व्हिच इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो ये कहाँ पे पाई जाएगी? डियर की स्पीशीज बताओ जल्दी से। तो हमने यहाँ पे दाचीगाम और यहाँ पे तो देखा था, एक हमारा हंगुल करके मिलता है, हंगुल एनिमल जो स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। इसी तरह यहाँ पे संगाई डियर है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। तो मणिपुर से आपको याद आना चाहिए, मणिपुर से याद आ जाना चाहिए कि मणिपुर में केबुल लैमजाओ दिया भी हुआ है। यहाँ पे केबुल लैमजाओ जो कि फ्लोटिंग रहता हुआ है। और यहाँ पे आपको कौन सा लेक देखने को मिलेगा? हेमिस लद्दाख में, रणथंभौर राजस्थान, आस रणथंभौर आस राजस्थान, और पेंच कहाँ पे? पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, ठीक है। और लोकतक लेक है, ठीक है। विच द फॉलोइंग नोरा, नोरा जी कहाँ पे थी हमारी? वेस्ट बंगाल की जल की रानी थी, है ना। कौन सा ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने आई थिंक किया क्या? विच नेशनल पार्क अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय सब रीजन। ईस्टर्न हिमालय सब रीजन में कौन सा आपको मिलेगा? जल्दी आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो ईस्टर्न हिमालय से पूछा गया, तो बांदीपुर का तो हिमालय से कोई लेना देना नहीं, ईस्टर्न और वेस्ट में तो छोड़ दो। कर्नाटक में केबुल लैमजाओ मणिपुर में, जिम कॉर्बेट ये ईस्टर्न हिमालय नहीं वेस्टर्न हिमालय है, क्योंकि ये उत्तराखंड यहाँ पे पड़ता है ना, ये वेस्टर्न हिमालय हुआ ना। पूरा हमने देखा था रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, मिडिल एंड ईस्टर्न। तो ईस्टर्न मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहे हैं। नामदफा आंसर होगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ये कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आखिरी क्वेश्चन आज का, दैट इज ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा? ब्लैक बक नेशनल पार्क, जिसका हमारे सलमान भाई ने, है ना, याद है आपको? तो आंसर क्या है? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, गिर नेशनल पार्क। और लिटिल रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ किसके लिए फेमस है? सिक्किम में कौन सा? जल्दी से आप कमेंट बताएंगे। और हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। चलो, भीतर का भी सवाल करते रहिएगा, ठीक है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और गुजरात का जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, ये वाइल्ड एस के लिए, जंगली गधे के लिए फेमस है। और काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक है। और मानस भी आपका समय है, बाकी आप खुद कर सकते हैं, आसान से बक्सा, है ना। खत्म हमारे यहाँ पे, तो आप इनको करते रहिएगा, है ना। चलो, बाकी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बैच में। तो थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं यार कल, ठीक है। तो कल